तो हम लोग लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एलएलपी। जल्दी से सब कोई लेसन नंबर 3 में आ जाओ। बाकी सबकी आईसीएसआई स्टडी मटेरियल आपके सामने होनी चाहिए। बाकी सबकी जो आईसीएसआई स्टडी मटेरियल है वो आपके सामने होनी चाहिए। बाकी सबकी आईसीएसआई स्टडी मटेरियल आपके सामने होनी चाहिए सबकी। और तब तक के लिए मैं पीडीएफ आपको शेयर कर देती हूँ। बाकी आप आज के लिए स्क्रीन पे देखना, या स्क्रीन पे ही देख के आप यहीं से कवर कर लेना आज के लिए। मैं क्लास के बाद आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी एसबीआई का आईसीएसआई स्टडी मटेरियल का, और आप एक चैप्टर का प्रिंट आउट निकलवाना जब तक आपकी मटेरियल नहीं आ जाती। यस, और बाकी सब कोई अपना आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल, यस यस, और बाकी सब कोई अपना आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल अपने सामने रखेंगे। तो हम पूरा आपका आईसीएसआई स्टडी मटेरियल कवर करेंगे for your SBIL subject. Yes. So everyone, please come to lesson number 3 LLP. Lesson number 3 LLP, जल्दी से सभी कोई आ जाएंगे lesson number 3 LLP में। अगर मेरी वॉइस धीरे आएगी या कम आएगी तो मुझे बता देना। बहुत ज़्यादा आएगी या धीरे आएगी, सुनाई नहीं देगा तो मुझे बता देना, राइट? अगर मेरी वॉइस आपको सही से नहीं आएगी तो, राइट? ओके, let us start SBIL. ओके, सो हम अभी SBIL स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ योर लेसन नंबर 3 विच इज़ न्यू चैप्टर LLP। तो जो न्यू बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये पूरा नया चैप्टर है, ब्रांड न्यू चैप्टर है, जीरो से पढ़ेंगे। और आज आपका JIGL में भी नया चैप्टर चालू होगा, तो आप आज से ज्वाइन करना ताकि न्यू चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको समझने में। तो SBIL में भी हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं और JIGL में भी आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आज से अटेंड करना JIGL का लेक्चर, ठीक है? चलो, SBIL लेसन 3 LLP। अब देखो LLP क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे। तो जब भी आपको कोई बिजनेस करना होता है, whenever you have to do any बिजनेस, मान के चलो कि मुझे एक शूज का बिजनेस चालू करना है, मुझे एक नए ब्रांड न्यू शूज बनाने, एक ब्रांड नया ब्रांड बनाना है शूज का, तो मुझे शू का बिजनेस चालू करना है। तो जब भी आपको कोई बिजनेस करना होता है, जब भी आपको कोई धंधा करना होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि आप किस फॉर्म में वो बिजनेस करना चाहते हो। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, आप किस फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हो। आप या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकते हो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म बना के बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप LLP बना के बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप ट्रस्ट बना सकते हो, आप सोसाइटी बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बात बोला गया कि जब भी आपको कोई बिजनेस करना होता है ना, whenever you want to do any business, तो आप किस फॉर्म में बिजनेस करोगे उसके लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आपको अगर कोई कंपनी बनानी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, आप सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर लो, राइट? आप कुछ नहीं बना रहे हो, आप अपने ही नाम पे धंधा कर रहे हो, उसको अपन बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेले धंधा कर रहे हो। अब आपको अकेले नहीं करना है, 2-3 लोग के साथ मिलके करना है, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म बना लो। 3 लोग को मिलके बिजनेस करना है, अंशिका, भव्या और दिव्या, तो आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर लो। या फिर आप कंपनी भी बना के बिजनेस कर सकते हो। आप आपने ऑफिशियल एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना ली, कंपनी रजिस्टर कर ली, राइट? सो वैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसी तरह एक ऑप्शन होता है आपके पास LLP। LLP एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि अगर आपको कंपनी नहीं बनाना, आपको पार्टनरशिप फर्म भी नहीं बनाना, तो आप दोनों का एक मिक्सचर है वो बना लो, LLP बना लो। तो LLP एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि आप LLP बना के बिजनेस कर लो। तो देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, जब भी whenever we do any business, तो वी हैव टू चूज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस कि हमें किस फॉर्म में बिजनेस करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना है कि पार्टनरशिप फॉर्म बना के बिजनेस करना है कि LLP बना के बिजनेस करना है कि कंपनी बना के बिजनेस करना है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, तो उसमें से एक ऑप्शन होता है LLP। अब LLP ऐसा क्या अलग है, क्या डिफरेंट है उसमें? आपने पहले पार्टनरशिप फर्म सुना होगा, आपने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप सुना होगा, आपने पहले कंपनी भी सुना होगा। LLP के बारे में हो सकता है आप बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, तो आपको पता है मैम सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कंपनी क्या है। आप पूछोगे मैम ये LLP किस खेत की मूली है। LLP मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसको मैं आपको मैं एक स्टोरी के साथ समझाऊंगी। जैसे सुनो, अगर मान के चलो आपको अपने घर के बाजू वाले घर में जाना है, या आपके घर से 1 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, तो आप कौन सी गाड़ी यूज करके जाओगे? आप या तो साइकिल यूज करोगे,
इस तरह की कुछ साइकिल, ऐसी होती है साइकिल, ठीक है, मेरे को बनाना नहीं आता साइकिल। या तो फिर आप बाइक यूज करोगे, कैसी होती है बाइक, ऐसी होती है। या तो फिर आप बाइक यूज करोगे, या फिर आप कार भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये हो गई आपकी कार, आप कार भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है कि अगर आपको अपने घर से कहीं जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, या थोड़ा दूर है तो आप बाइक या कार प्रेफर करोगे। अब मान के चलो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, दिल्ली से छत्तीसगढ़, तो आप उस केस में आप हो सकता है आप ट्रेन यूज करो, ट्रेन, ट्रेन, ठीक है, बस टाइप की तो नहीं लग रही ना, ट्रेन यूज कर लो। अब मान के चलो अगर आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो भाई क्या चीज से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, उस केस में क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास। बहुत सुंदर फ्लाइट बनाई है मैंने, बट मान लेना कि ये फ्लाइट है, ठीक है, आपके पास फ्लाइट का ऑप्शन है, आप फ्लाइट से जा सकते हो। तो देखो, हर 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 ट्रांसपोर्ट के लिए एक वे रहता है आपके पास कि आप कैसे जा सकते हो। और आपको बहुत दूर जाना है, 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो फ्लाइट लेके जाओ। यस, अगर आपको इंडिया के ही अंदर कहीं जाना है, ट्रेन से चल जाओ। बाजू में कहीं जाना है, आसपास कहीं, कार से चल जाओ, बाइक से चल जाओ। आपके पास अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग व्हीकल्स हैं, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो साइकिल या तो फ्लाइट, आप बोलोगे भाई मेरे को मान के चलो, मेरे को 4 किलोमीटर दूर दोस्त के घर में जाना है, तो मैं साइकिल में, साइकिल तो बहुत गया बीता हो जाएगा यार, साइकिल में तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, साइकिल से जाने में। और फ्लाइट, या फ्लाइट थोड़ी ऐसे पास में जाने के लिए लोग फ्लाइट थोड़ी यूज करते हैं, फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट होना चाहिए, वैसे जगह होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि हर जगह एयरपोर्ट बन जाएगा, हर जगह फ्लाइट से जा सकते हो, राइट। तो आपके पास एक बीच का ऑप्शन होना चाहिए, राइट, कि आप बोलोगे यार बीच का कोई ऑप्शन तो दो, कार या ट्रेन का कुछ ऑप्शन दो कि हम यहाँ से वहां जा सकें, बाइक या कार का कुछ ऑप्शन दो। तो देखो होता क्या है ना, कि हर तरह के आपके नीड के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि अगर आपको एक जगह से, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, आपके पास कार का ऑप्शन होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि या तो साइकिल लेके जाओ या तो फ्लाइट से जाओ। अगर सिर्फ हम यही दो ऑप्शन दे देंगे, आप बोलोगे यार फ्लाइट कुछ ज्यादा महंगा होता है, कुछ ज्यादा, आप फ्लाइट से हर जगह नहीं जा सकते, साइकिल कुछ ज्यादा गया बीता है, कुछ बीच का ऑप्शन ला के दो ना, कुछ बीच का ऑप्शन ला के दो जो हमको दोनों जम जाए, साइकिल जितना गया बीता भी ना हो और फ्लाइट जितना एडवांस भी ना हो। तो हमारे हमने ला दिया कार, चलो ठीक है, कार दे दिया आपको, कार से चल जाओ। तो सेम इसी स्टोरी से आप समझो क्या होता है ना, कि पहले ना भारत में सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का कंसेप्ट था, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म। अब ये दोनों ना रेगुलेटेड बॉडी नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड होती हैं। अनरजिस्टर्ड यानी कि इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। दोनों के केस में ना मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा एकदम मतलब अनरजिस्टर्ड कंसेप्ट हो गया, अनइनकॉर्पोरेटेड। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म का अपने आप में कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। तो समझ लो इसको अपन साइकिल से कंपेयर कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अब अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मुझे इनकॉर्पोरेटेड बॉडी बनाना है और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी बना के धंधा करना है, तो लॉ बोलता है कंपनी बना लो। पर कंपनी बनाने में ना झमेला बहुत होता है, खर्चे बहुत होते हैं, गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हमें करना होता है। तो कंपनी, थोड़ा समझ लो इसको फ्लाइट से कंपेयर कर लो, फ्लाइट। तो ना हम परेशान हो गए थे कि यार या तो आप बोल रहे हो सोलो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बना लो, या तो डायरेक्ट आप कंपनी में जंप कर जा रहे हो। कुछ ऐसे बीच का ऑप्शन दो ना, कार टाइप से कुछ ऐसे बीच का ऑप्शन दो जो थोड़ा सा पार्टनरशिप का एडवांटेज हो, थोड़ा सा उसमें कंपनी का एडवांटेज हो, दोनों को अपन मिक्स करके क्यों ना एक नया बॉडी बना दें, राइट। तो इंडिया में फिर एक नया कंसेप्ट आया एलएलपी का, जो इन दोनों के गैप को ब्रिज करता है। जो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच का गैप है ना, वो बहुत ज्यादा है। पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल अनरेगुलेटेड है, अनइनकॉर्पोरेटेड है, उसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, पर कंपनी में ना बहुत झमेला है, कंपनी में एक्सपेंसेस बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, कंप्लायंसेस बहुत है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत है। तो हमको ना कुछ ऐसा बीच का ऑप्शन चाहिए यार, जो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी भी हो, बट उसमें थोड़ी पार्टनरशिप के जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हो, इतना ज्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेशन ना हो, इतने ज्यादा कंप्लायंसेस ना हो जितने कंपनी में होते हैं। अब हमें बाजू में जाना है, 4 किलोमीटर दूर जाना है, तो साइकिल भी ठीक नहीं है, फ्लाइट भी ठीक नहीं है।
अपन को बाइक या कार लगेगी ना, तो सेम वही वाली बात है कि अगर आपको कुछ ऐसा बीच का बनाना है, मीडियम लेवल का बिजनेस करना है, राइट, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी भी चाहिए पर लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट भी चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, तो यार उस केस में आपके लिए पार्टनरशिप फर्म भी सुटेबल नहीं है, कंपनी भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी में तो बहुत खर्चा होता है और बहुत कंप्लायंसेस होते हैं। तो इसीलिए एक बीच का स्ट्रक्चर आया, एक नया बॉडी आया इंडिया में जिसका नाम है एलएलपी। एलएलपी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी कुछ नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी का मिक्सचर है। दोनों को बीच में हम थोड़ा दूर पार्टनरशिप आया, थोड़ा दूर कंपनी आया, दोनों को मिक्स करके घोल करके हमने एक नया बॉडी बना दिया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एलएलपी को भारत में लाने के लिए हमने अलग से एक कानून बनाया। एलएलपी को भारत में लाने के लिए हमने अलग से एक लॉ बनाया और उस लॉ का नाम है एलएलपी एक्ट 2008। हमने एलएलपी के कंसेप्ट को इंडिया में लाने के लिए हमने एक नया एक्ट बनाया, अलग से एक एक्ट बनाया जिसका नाम है एलएलपी एक्ट 2001। और आपको मैं एक बात बताऊं, इंडिया में ना एलएलपी का कंसेप्ट बहुत लेट आया, बहुत लेट। इंडिया में जब एलएलपी का कंसेप्ट आया ना, उसके पहले ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट सारे देशों में एलएलपी का कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। सोचो ना, आपके पैदा होने के बाद, शायद आप लोग सभी 2008 के पहले ही पैदा हुए हो, आपके पैदा होने के बाद एलएलपी का कंसेप्ट आया है, इतना लेट 2008 में। उससे पहले भारत में सोचो ना, एलएलपी का कंसेप्ट ही नहीं था। मतलब आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको धंधा करना है तो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में करो, वो तो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होता नहीं है, या तो कंपनी बना लो। मतलब डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट बोल रही है या तो साइकिल से जाओ या तो फ्लाइट से जाओ, बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रही है। तो एलएलपी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन फॉर्म ऑफ बिजनेस का, कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एलएलपी बना के भी बिजनेस कर सकते हो। अब एलएलपी में क्या होता है ना, देखो ये है तो पार्टनरशिप ही, ये है तो पार्टनरशिप ही। मान के चलो 3 लोग मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, फरहान, रेंचो और रैजू, ये तीनों मिलके पार्टनरशिप ही कर रहे हैं। एलएलपी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन ये जो एलएलपी है ना, ये पार्टनरशिप से कैसे अलग है कि आप इस एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हो, यानी जन्म देते हो, सेम लाइक कंपनी। आप इस एलएलपी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी देते हो, यू मेक इट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसीलिए जो एलएलपी होती है ना, उसमें कंपनी के भी सारे एडवांटेज होते हैं और पार्टनरशिप के भी सारे एडवांटेज होते हैं। तो हमने क्या किया ना, एलएलपी को बनाने के लिए हमने क्या किया, कंपनी के एक पतीली लिया, पतीला, पतीला क्या बोलते हैं, पतीला, पतीला लिया, उसमें ना कंपनी के सारे एडवांटेज डाल दिए, और उसमें ना अपन ने पार्टनरशिप फर्म के सारे एडवांटेज डाल दिए, और पार्टनरशिप फर्म के सारे एडवांटेज डाल दिए, कंपनी के सारे एडवांटेज डाल दिए, दोनों को मिक्स कर दिया, घोल करके एक नया बॉडी बना दिया। ये एक नया डिश तैयार हो गया जिसका नाम है एलएलपी। तो एलएलपी इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा हाँ, पार्टनरशिप फर्म अलग होता है, एलएलपी अलग होता है, ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल अलग है, एलएलपी बिल्कुल अलग है। एलएलपी एक नया बॉडी है, एलएलपी अपने आप में एक नया स्ट्रक्चर है जो कैसे बनता है, जो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस को मिक्स करके बनता है। तो हमने दोनों के एडवांटेजेस मिला दिए। पार्टनरशिप फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कोई गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं है लाइक कंपनी। कंपनी में भाई आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, 470 सेक्शंस है उसमें, इतना ज्यादा कंप्लायंसेस है, इतना बड़ा है कंपनीज एक्ट, पूरा सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट में बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं कंपनीज के ऊपर, बट एलएलपी के ऊपर ना उतने ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं होते हैं। एलएलपी में थोड़ा ना फ्लेक्सिबिलिटी रहता है पार्टनरशिप फर्म का, कि कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं, बीच का स्ट्रक्चर है ना ये। तो पार्टनरशिप का ये बेनिफिट होता है। और कंपनी का क्या बेनिफिट डाला हमने, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो उसी तरह से हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हैं और एलएलपी का खुद में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। एलएलपी अपने आप में एक सेपरेट पर्सन होता है, और कंपनी का बेनिफिट होता है लिमिटेड लायबिलिटी का, कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सेम वो बेनिफिट होता है एलएलपी के पार्टनर्स का, एलएलपी के पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो अपन ने क्या किया, एलएलपी में, एलएलपी कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। तो जैसे कंपनी में मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सेम उसी तरह से एलएलपी में पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब मान के चलो ये 3 पार्टनर्स हैं, राजू, फरहान और रेंचो, ये तीनों पार्टनर्स हैं, किसमें, एलएलपी में। एलएलपी का नाम है 3 इडियट्स एलएलपी। अब 3 इडियट्स एलएलपी में ये तीनों पार्टनर हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, कि अगर मान के चलो एलएलपी के नाम से ये लोग 500 करोड़ का लोन लेते हैं,
अब एलएलपी अगर इंसॉल्वेंसी में चल जाती है, अगर एलएलपी वापस नहीं कर पाती है पैसा, तो क्या ये तीनों पर्सनली लायबल होंगे अपने जेब से वो 500 करोड़ रीपे करने के लिए? द आंसर इज नो। एलएलपी की लाइबिलिटीज के लिए एलएलपी ही लायबल होंगी, पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे, पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एलएलपी। बट आपको पता है अगर ये पार्टनरशिप फर्म होता ना तो ये लोग पर्सनली लायबल हो जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म के डेट्स के लिए पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं, बट एलएलपी में आपको वो बेनिफिट मिलता है ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। एलएलपी के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो आपको एक बेसिक समझ में आ गया, एलएलपी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आप इनकॉर्पोरेट करते हो, रजिस्टर करते हो गवर्नमेंट के साथ। एलएलपी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कंपनी, अगर आपको कंपनी बनानी है तो क्या करना होगा? आपको आरओसी के पास उसको रजिस्टर करना होगा, राइट? सेम तो अगर आपको एलएलपी बनानी है तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड विथ आरओसी, यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड विथ आरओसी। आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हो एक एक्ट के अंदर विच इज नोन एज एलएलपी एक्ट 2008। हर बॉडी को, हर ऐसी बॉडी जिसको आप इनकॉर्पोरेट करते हो उसका पावर किसी ना किसी एक्ट से आना चाहिए। आप हर बॉडी को किसी ना किसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो। जैसे कंपनी को अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कंपनी को अपन इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उसी तरह से हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हैं अंडर एलएलपी एक्ट 2008। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको समझ में आई एलएलपी के बारे में? हाँ मैडम समझ में आ गई। तो एक बार जल्दी से आपके आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में आ जाओ, लेसन नंबर 3 एलएलपी हम पूरा आईसीएसआई स्टडी मटेरियल कवर करेंगे। यस, जल्दी से एक बार आ जाओ आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में। यस, फटाफट फटाफट से आ जाओ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, बस एक सेकेंड देना मुझे। हम्म, सेकेंड। यस, तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में, पहले पेज में, एलएलपी के पहले पेज में। यस, आप यहाँ पर आ जाओ, पेज नंबर 58, पेज नंबर 5858, कंसेप्ट ऑफ एलएलपी। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया कि एलएलपी इज अ पार्टनरशिप। एलएलपी क्या है पार्टनरशिप ही, लेकिन अलग तरह का पार्टनरशिप है। ये ऐसा पार्टनरशिप है जो हम रजिस्टर करा रहे हैं, जो हम इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं प्रॉपर किसी एक्ट के अंदर। तो एलएलपी एक ऐसा पार्टनरशिप है, एलएलपी एक ऐसा पार्टनरशिप है विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। तो ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है एलएलपी के बारे में। जो जो मैं अंडरलाइन करूंगी और या हाईलाइट करूंगी वो आपको मार्क करना है और वही आपको पढ़ना है। जो हम अंडरलाइन नहीं करेंगे वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? या फिर आप रीड ले सकते हो। जो जो अंडरलाइन मार्किंग होगी वो आपको अंडरलाइन करना होगा। जो जो अपन पढ़ेंगे वो मार्क करते जाना, अंडरलाइन करते जाना, अंडरलाइन करते जाना। जो जो अपन पढ़ते जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, पूरा मटेरियल आप नहीं पढ़ सकते बिना अंडरलाइन किए, बिना मार्किंग किए आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको क्लास के साथ साथ अंडरलाइनिंग करते जाना है जो जो हम पढ़ते जाएंगे उस पर। अब यहाँ पर आ जाओ, एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी। एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास कि अगर कंपनी नहीं बनानी, कंपनी के जितना तामझाम नहीं चाहिए आपको। कंपनी में ना बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, खर्चे बहुत होते हैं। आपको कंपनी जितना खर्चा नहीं चाहिए, कंपनी बनाने का हेडेक नहीं पालना है, आपको कंपनी के जितने कंप्लायंसेस नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपको कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे दिया गया कि एलएलपी बना लो। एलएलपी बना लो, कंपनी के सारे बेनिफिट मिलेंगे बट कंपनी के डिसएडवांटेज नहीं मिलेंगे। कंपनी के सारे एडवांटेज मिलेंगे पर डिसएडवांटेज नहीं मिलेंगे, राइट? तो अगर आपको कंपनी जितना झंझट नहीं चाहिए पर हाँ कॉर्पोरेट बिजनेस, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाना है, यस, तो आप एलएलपी बना लो। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है आपके पास कि कंपनी नहीं बनाना है तो एलएलपी बना लो। सो इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी, ऑल्टरनेटिव है आपके पास that provides the benefit of LLP and allows you the flexibility of partnership firm.
यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एलएलपी एक ऐसा मिक्सचर है जो आपको कंपनी के लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट देता है और आपको पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी का भी बेनिफिट देता है। आपको बोल रहा है कंपनी के लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट देता है और आपको वो पार्टनरशिप फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी का भी बेनिफिट देता है, पार्टनरशिप फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी का भी बेनिफिट देता है एंड लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट देता है। सो एलएलपी इज एन alternative corporate business entity that provides you the benefit of limited liability also of the company and also gives you the flexibility of the internal management of partnership firm। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल कि एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपको दोनों का फायदा मिलता है। कॉम्बिनेशन है ये जिसमें आपको कंपनी के लिमिटेड लायबिलिटी का भी फायदा मिलता है और पार्टनरशिप फॉर्म के फ्लेक्सिबिलिटी का भी फायदा मिलता है। यानी कि कंपनी के जैसे सेम लाइक कंपनी एलएलपी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है एंड सेम लाइक पार्टनरशिप एलएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेस कंप्लायंसेस होते हैं, लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, ऑल दिस थिंग्स। आर वी क्लियर विद दिस? सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट एलएलपी। आई होप आपको एलएलपी मतलब समझ में आ गया है कि जैसे कि आप कंपनी बना के धंधा करते हैं, अगर आपको कंपनी नहीं बनाना है, कंपनी से कुछ नीचे लेवल का चाहिए आपको, तो आप एलएलपी बना लो। कंपनी जितना आपको झमेला नहीं पालना है, कंपनी जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, आपको फ्लाइट से नहीं जाना है तो आप ट्रेन से चल जाओ। तो फ्लाइट और ट्रेन क्या है, टू ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ना, फ्लाइट से नहीं जाना है तो ट्रेन से चल जाओ। सेम उसी तरह आपको धंधा करना है पर आपको कंपनी भी नहीं बनाना है, पार्टनरशिप भी नहीं बनाना है, दोनों के बीच का कुछ चाहिए तो एलएलपी बना लो। तो एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव बिजनेस स्ट्रक्चर विच कंबाइंस द बेनिफिट और एडवांटेजेस ऑफ कंपनी ऑल्सो एंड पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो। तो दिस इज बेसिक थिंग अबाउट दी एलएलपी। आवे क्लियर विद दिस? ओरिजिन जानने की जरूरत नहीं है, काट दो। फीचर्स ऑफ एलएलपी इज नथिंग बट पूरे चैप्टर का समरी, पूरे चैप्टर का समरी। इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, बट पहले यहाँ पर आ जाओ। यस, वेरी गुड दिव्या। एलएलपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। वेरी नाइसली सेड, एकदम करेक्ट दिव्या। यस अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, क्लास के साथ ही हो जाएगा, बस एक बार रिवाइज कर लेना। बहुत अच्छा, बहुत इजी चैप्टर है, क्लास के साथ साथ हो जाएगा, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ। ओके, सो लेसन नंबर 3 एलएलपी। मैम हमने ना पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था, मैम हमने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था कि पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स लगते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स लगते हैं। ऑब्वियसली ना, क्या एक अकेला बंदा अपने आप से पार्टनरशिप कर सकता है क्या? नहीं ना, नॉट पॉसिबल ना। पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 लोग तो लगेंगे ना। मान के चलो दिव्या और तुषार दोनों साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो कोई भी आप पार्टनरशिप में धंधा करोगे तो 2 लोग तो लगेंगे ना। एक अकेला इंसान अपने आप से थोड़ी पार्टनरशिप कर सकता है। तो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म के केस में कि मिनिमम कितने पार्टनर्स लगते हैं, मिनिमम लगते हैं 2 पार्टनर्स। और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, नहीं पता है तो याद कर लो। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 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 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एलएलपी की। मैं आपको पार्टनरशिप फर्म का बता रही थी, अब अपन बात करते हैं एलएलपी की। मैम एलएलपी बनाने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर्स लगेंगे? ऑफ कोर्स एलएलपी बनाने के लिए भी मिनिमम आपको 2 पार्टनर्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि एलएलपी क्या है, भले वो लिमिटेड लायबिलिटी है लेकिन है तो पार्टनरशिप ही ना। पार्टनरशिप आप अकेले थोड़ी कर सकते हो, पार्टनरशिप करने के लिए अपन को 2 लोग तो लगेंगे ही ना, मिनिमम 2 पीपल तो वी नीड, राइट? ऑफ कोर्स। सो मिनिमम कितने लोग एलएलपी बना सकते हैं? मिनिमम 2 लोग। भव्य और अंशिका मिलकर एलएलपी बना सकते हैं, मिनिमम 2 लोग एलएलपी बना सकते हैं, मिनिमम 2 पीपल। मैक्सिमम, क्योंकि एलएलपी एक रजिस्टर्ड बॉडी है, एलएलपी में अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसको आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में कहीं भी, कोई ऐसे ही रफ एसबीआई की एक रनिंग नोट्स की कॉपी बना लेना, जो भी मैं क्लास में एग्जांपल वगैरह दूंगी वो लिखते जाना। एक एसबीआईएल की अलग से और कंपनी लॉ की अलग से एक रनिंग नोट्स की कॉपी बना लेना, और जो भी मैं एग्जांपल देते जाऊंगी क्लास में लिखवाते जाऊंगी वो रनिंग नोट्स बनाते जाना अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए। कोई कंसेप्ट डिफिकल्ट होगा तो उसको ईजी करके लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, राइट? सो अलग अलग कॉपी बनाना सी लॉ और एसबीआईएल की।
रनिंग नोट्स बनाने के लिए कोई रफ कॉपी बना लेना अलग से कंपनी लॉ एसबीआई की, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि भाई साहब अगर आपको एलएलपी बनाना है तो मिनिमम कितने पार्टनर्स लगेंगे, मिनिमम 2 पार्टनर्स तो लगेंगे, एक अकेला इंसान अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, और मैक्सिमम एलएलपी में अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, और वो एक और चीज ये है कि याद है आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या स्ट्रक्चर होता था, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, यस, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कैसा होता था, कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में कैसा होता था, जब आप कंपनी बनाते थे तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जल्दी से बताओ, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं, यस, जल्दी से बताओ, शेयर होल्डर्स, वेरी गुड दिव्या, शेयर होल्डर्स होते हैं, अदर्स ऑल्सो प्लीज टेल, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, यस वेरी गुड अंशिका, तुषार, यस, व्हाट अबाउट जिया, भव्या, यस, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। लेकिन क्या शेयर होल्डर्स ही कंपनी को मैनेज करते हैं, क्या शेयर होल्डर्स ही कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन कंपनी को मैनेज कौन करता है, कंपनी को शेयर होल्डर्स लोग मैनेज नहीं करते हैं, कंपनी को मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर्स लोग क्या अपॉइंट करते हैं, कंपनी को मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर्स लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, कौन होते हैं, डायरेक्टर्स, वो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, कंपनी का डे टू डे अफेयर्स मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग सभी कोई मेरी स्क्रीन पिन कर लेंगे, राइट, आप लोग सभी कोई मेरी स्क्रीन को पिन कर लेंगे, सब कोई मेरी स्क्रीन पिन कर लेंगे तो मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ओके, सभी कोई मेरी स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे तो मेरी स्क्रीन, मतलब पिन कर लेंगे तो मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि जो कंपनी है उसके ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स लोग मैनेज नहीं करते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और डायरेक्टर्स लोग कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह अगर अपन बात करें एलएलपी की, सेम उसी तरह अगर अपन एलएलपी की बात करें तो एलएलपी के ओनर्स कौन होते हैं, अगर अपन बात करें एलएलपी की तो एलएलपी के ओनर्स कौन होते हैं, कौन होते हैं एलएलपी के ओनर्स, यस एवरीवन चैट बॉक्स में, एलएलपी के ओनर्स कौन होंगे, ऑफ कोर्स कौन होंगे एलएलपी के ओनर्स, पार्टनर्स, यस वेरी गुड तुषार, यस, एलएलपी के ओनर कौन होंगे, पार्टनर्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर अपन बात करें पार्टनरशिप फर्म की तो पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ पार्टनर्स ही होते हैं, वही लोग ओनर्स होते हैं और वही लोग मैनेजमेंट भी करते हैं। लेकिन क्योंकि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की तरह, तो इसीलिए एलएलपी को मैनेज करने के लिए अलग बॉडी को अपॉइंट किया जाता है, तो पार्टनर्स लोग मैनेज नहीं करते हैं एलएलपी को। एलएलपी के केस में कंपनी की तरह स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसीलिए ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होती है, ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होती है, तो इसीलिए एलएलपी के केस में जो ओनर्स होते हैं वो भले पार्टनर्स होते हैं, लेकिन एलएलपी को मैनेज करने के लिए जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो लोग एलएलपी को मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंट करते हैं, एलएलपी को मैनेज करने के लिए वो लोग अपॉइंट करते हैं एक बॉडी को जिसको अपन बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड, ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनको दर्जा दिया जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एलएलपी। उनका रोल सेम उसी तरह होता है जैसे डायरेक्टर्स का रोल कंपनी में होता है ना, जैसे डायरेक्टर्स का रोल कंपनी में होता है, सेम वैसा ही रोल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एलएलपी में होता है। जैसे डायरेक्टर्स लोग कंपनी को मैनेज करते हैं उसी तरह डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी को मैनेज करते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एलएलपी को मैनेज करते हैं। तो भाई ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जिस तरह से कंपनी में जो ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो शेयर होल्डर्स लोग होते हैं वो लोग कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो शेयर होल्डर्स आर बेसिकली ओनर्स एंड डायरेक्टर्स आर बेसिकली मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को मैनेज करते हैं। सेम उसी तरह एलएलपी के केस में जो पार्टनर्स होते हैं वो ओनर होते हैं, एलएलपी के केस में जो पार्टनर्स होते हैं वो ओनर होते हैं, और फिर एलएलपी को मैनेज करने के लिए जो पार्टनर्स लोग होते हैं ना वो लोग डीपीज को अपॉइंट करते हैं,
वो लोग डीपीज, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को ना मैं आज के बाद डीपी बोलूंगी, समझ जाना, डीपी बोलूंगी समझ जाना, डीपी यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर। आज के बाद मैं डीपी बोलूंगी समझ जाना, मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात कर रही हूँ। तो एलएलपी को मैनेज करने के लिए हम डीपी को अपॉइंट करते हैं, डीपी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे याद करो अपन ने पढ़ा था कि कंपनी के केस में, कंपनी के केस में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, वो अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग है। सेम उसी तरह अगर अपन बात करें एलएलपी की, अगर अपन बात करें एलएलपी की, तो एलएलपी बनाने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर्स लगेंगे, एलएलपी बनाने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर्स लगेंगे, एलएलपी बनाने के लिए आपको लगेंगे मिनिमम कितने पार्टनर्स लगेंगे, 2। मिनिमम कितने पार्टनर्स लगेंगे, 2। और मैम मिनिमम कितने डीपी लगेंगे, मिनिमम डीपी कितने लगेंगे, तो मिनिमम डीपी भी लगेंगे 2। यानी कि अगर आपको एलएलपी बनानी है, अगर आपको एलएलपी बनानी है, वेरी गुड जिया, यस करेक्ट, अगर आपको एलएलपी बनानी है तो आपको लगेंगे 2 पार्टनर और 2 डीपी। अगर आपको, माय डियर स्टूडेंट्स जल्दी से ध्यान से सुनो, अगर आपको एलएलपी बनानी है तो आपको लगेंगे 2 पार्टनर और 2 डीपी, 2 पार्टनर और 2 डीपी। आर वी क्लियर विद दिस? यू विल बी नीडिंग 2 पार्टनर्स एंड 2 डीपीज इफ यू वांट टू मेक एन एलएलपी। अगर आपको एलएलपी बनानी है तो यू विल बी नीडिंग 2 पार्टनर्स एंड 2 डीपी मिनिमम। मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा पॉइंट करना है करो। मिनिमम 2 लगेंगे, 2 पार्टनर होने चाहिए, 2 डीपी होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जो डीपी होता है ना, वो हमेशा ना नेचुरल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन यानी कि ह्यूमन बीइंग। डीपी जो होता है ना वो नेचुरल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन यानी कि ह्यूमन बीइंग। मैम हम एलएलपी को मैनेज करने के लिए क्यों किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि एलएलपी एक आर्टिफिशियल बॉडी है। एलएलपी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल यानी एलएलपी हमारी तरह इंसान नहीं है, हमारी तरह जीता जागता इंसान नहीं है। एलएलपी अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता, एलएलपी के पास खुद का दिमाग थोड़ी है। इंसानों के पास ब्रेन होता है ना, एलएलपी के पास ब्रेन थोड़ी है, एलएलपी के पास डॉक्यूमेंट में साइन करने के लिए हाथ थोड़ी है। तो एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और इसीलिए हम एलएलपी को अपॉइंट करने, एलएलपी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि एलएलपी के पास खुद का ब्रेन नहीं है, एलएलपी के पास खुद का हाथ नहीं है साइन करने के लिए, क्योंकि एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए तो अपन डीपीज को अपॉइंट कर रहे हैं ना, ताकि डीपीज अपना दिमाग लगाएं एलएलपी के बिहाफ में, एलएलपी के बिहाफ में एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स में साइन करें। तो प्रिटी ऑब्वियस ना, ये जो डीपी है ये ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए। क्या आप एक कंपनी को दूसरी एलएलपी का डीपी बना सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। एक आर्टिफिशियल पर्सन को आप डीपी बना सकते हो? नहीं। हमेशा ध्यान रखना, डीपी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही बन सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि एलएलपी नेचुरल पर्सन नहीं है, इसीलिए तो हमें कोई नेचुरल पर्सन चाहिए ना एलएलपी को मैनेज करने के लिए। यही रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं, ध्यान रखना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मान के चलो कि ये एक एलएलपी है, उसमें 10 पार्टनर है, मान के चलो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई, मान के चलो 5 पार्टनर है। ये लोग पांचों कौन है? पार्टनर है। ये पांचों ने कैपिटल लगाया है और ये लोग पार्टनरशिप में क्या चला रहे हैं? एलएलपी चला रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मान के चलो ये 5 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये 5 पार्टनर्स हैं और ये लोग पांचों पार्टनरशिप में एलएलपी चला रहे हैं, ठीक है, ये 5 पार्टनर्स हैं और ये पांचों पार्टनरशिप में एलएलपी चला रहे हैं, ठीक है। अब अपन को कम से कम 2 डीपी चाहिए, मिनिमम 2 डीपी चाहिए। तो ये पार्टनर्स लोग क्या करते हैं ना, अपने अपने में से ही वोट करके, मान के चलो किसी 2 को डेजिग्नेट कर देते हैं कि तू डीपी है, तू डीपी है, आज से पूरा पार्टनरशिप तू संभालेगा। तो मान के चलो कि ये सारे पार्टनर्स ने, पांचों ने मिलके मिस्टर सी और मिस्टर डी को डीपी बना दिया। ध्यान से सुनो, ये पांचों ने मिल करके मिस्टर सी और मिस्टर डी को डीपी बना दिया कि आज से आप डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी कि इस पूरे एलएलपी को मैनेज करने की जिम्मेदारी आप दोनों की, इस एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स में साइन करने की जिम्मेदारी आप दोनों की। तो अपन लोग ने इनको डीपी भी बना दिया। तो एक बात बताऊं मैं आपको, डीपी बनने के लिए पार्टनर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप पार्टनर ही नहीं होगे
तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनोगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑल्सो कंटेन्स द वर्ड पार्टनर। तो अगर आपको डीपी बनना है तो पहले आप पार्टनर होने चाहिए, आप पार्टनर हो और बाद में अगर आपको डेजिग्नेट कर दिया गया कि आज से एलएलपी मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी, आपको डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी मैनेजमेंट की, तब जाके आप डीपी बनोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो डीपी होता है वो पार्टनर होता ही है, और ये दोनों नेचुरल पर्सन है, डीपी सिर्फ नेचुरल पर्सन ही बन सकता है। अब एक और बात मैं आपको बता रही हूँ, मान के चलो कि पार्टनरशिप है, ये एलएलपी है, दो लोग के बीच में, जिया एंड दिव्या, जेडी, जेडी एलएलपी, जिया एंड दिव्या, दो लोगों के बीच में क्या है? पार्टनरशिप है, दोनों एलएलपी रन कर रहे हैं। अब यही दोनों पार्टनर है, यही दोनों पार्टनर है, मतलब यही दोनों ओनर भी हैं, जिया ओनर है, दिव्या ओनर है, ये दोनों पार्टनर है किसके? इस एलएलपी के, दोनों एक एलएलपी चला रहे हैं, यही दोनों पार्टनर भी हैं और यही दोनों डीपी भी हैं। ऐसा हो सकता है मैम सेम पर्सन हो? बिल्कुल हो सकता है, दोनों ने ही अपने आप को डेजिग्नेट कर लिया, दो लोग हैं पार्टनरशिप में एलएलपी में, जिया और दिव्या, दो लोग पार्टनर हैं और यही दोनों डीपी भी हैं, यानी यही दोनों ओनर भी हैं और यही दोनों रिस्पॉन्सिबल भी है कंपनी को, एलएलपी को मैनेज करने के लिए। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, बस ये दोनों नेचुरल पर्सन होने चाहिए, यानी कि अगर आपको डीपी बनाना है तो दोनों डीपी नेचुरल पर्सन होने चाहिए। तो इस तरह से आप एलएलपी बना सकते हैं। तो एलएलपी बनाने के लिए आपको लगता है मिनिमम 2 पार्टनर और मिनिमम 2 डीपी। समझ में आया? एलएलपी बनाने के लिए आपको लगते हैं मिनिमम 2 पार्टनर और मिनिमम 2 डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और वो दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं, जी और दिव्या दोनों पार्टनर भी हैं इस एलएलपी के और दोनों डीपी भी हैं। चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ मैम समझ में आ गया। लेकिन ना एक बात ध्यान से सुनना, मान के चलो कि एक एलएलपी है, उसमें ना मैम क्या एक कंपनी पार्टनर बन सकती है? द आंसर इज यस। एक एलएलपी है, उसमें ना मान के चलो अलग अलग कंपनी पार्टनर्स हैं, उसमें ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है और सी लिमिटेड एक कंपनी है और ये तीनों पार्टनर हैं। मैम कंपनी ना डीपी नहीं बन सकती लेकिन पार्टनर तो बन सकती है ना, पार्टनर मतलब ओनर। तो क्या एक कंपनी दूसरी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? ऑफ कोर्स यस। मान के चलो ये तीनों कंपनी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, ये तीनों कंपनी ने मिलकर एलएलपी में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया और एलएलपी के मेंबर बन गए, एलएलपी के पार्टनर बन गए। तो मैम क्या एक कंपनी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? ऑफ कोर्स यस बन सकती है। लेकिन क्या एक कंपनी एलएलपी की डीपी बन सकती है? नहीं, क्योंकि डीपी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? हाँ मैम समझ में आ गई। तो मैम अब एक बात बताओ, इस एग्जाम्पल में इस एलएलपी में डीपी कौन बनेगा? इस एलएलपी में डीपी कौन बनेगा? क्योंकि तीनों ही पार्टनर आर्टिफिशियल पर्सन है, तीनों ही पार्टनर आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन को तो अपन डीपी बना नहीं सकते। डीपी तो अपन ऐसे पार्टनर को बनाते हैं जो नेचुरल पर्सन होता है, उनमें से किसी एक या किसी 2 या 3 को अपन डीपी बनाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी एलएलपी का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये एक ऐसी एलएलपी है जिसमें तीनों आर्टिफिशियल कंपनी पार्टनर है, तीनों कंपनी पार्टनर है, नेचुरल पर्सन है ही नहीं इसमें। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, तीनों कंपनी है और ये तीनों पार्टनर है। अब सवाल ये उठता है, ये एलएलपी बनाने के लिए अपन को 2 पार्टनर चाहिए मिनिमम, तो 2 पार्टनर तो है, इनफैक्ट 3 पार्टनर है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है। लेकिन एलएलपी बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 डीपी भी तो लगेंगे। बात को बताओ, एलएलपी बनाने के लिए आपको लगेंगे मिनिमम 2 पार्टनर और मिनिमम 2 डीपी। तो आपके पास 2 पार्टनर तो हो गए, 2 पार्टनर तो हो गए, लेकिन 2 डीपी भी तो लगेंगे। और आप ये तीनों को ही डीपी नहीं बना सकते क्योंकि ये तीनों आर्टिफिशियल पर्सन है और आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन को ही डीपी बना सकते हैं। ये तीनों तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इन तीनों को तो डीपी बना नहीं सकते। सवाल ये उठता है किसको डीपी बनाएंगे? जिया कह रही है दूसरे पर्सन को डीपी बनाना पड़ेगा। द आंसर इज यस। और यहाँ पर वो दूसरा पर्सन कौन होगा? आपको पता है हर कंपनी का ना एक होता है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कंपनी ऑथराइज करती है अपने बिहाफ में साइन करने के लिए। तो इस केस में ना अगर ऐसा है ना कि देखो नॉर्मली ना आप किसी बाहर वाले को अगर आप डीपी बनाना चाहोगे तो पहले उसको पार्टनर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी और को पार्टनर नहीं बनाना चाहते तो आप क्या कर सकते हो ना, आप क्या कर सकते हो, ये जो ए लिमिटेड का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो ए लिमिटेड इस कंपनी का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, इस कंपनी का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है या इस कंपनी का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, कम से कम 2 ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, जो उन दोनों कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उन दोनों ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को आप डीपी बना सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि अगर ये तीनों पार्टनर हैं,
तो आप नॉर्मली किसको डीपी बना सकते हो? डीपी बनाने के लिए वो पार्टनर होना चाहिए, राइट? आप ऐसे किसी को भी डीपी नहीं बना सकते। अगर आपको किसी को डीपी बनाना है तो पहले उसको पार्टनर बनाना होगा, वो पार्टनर होना चाहिए। वो पार्टनर होगा तो जाके आप उसको डीपी बना सकते हो, राइट? आप पार्टनर को डीपी बना सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, अब मान के चलो यहाँ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, 3 कंपनियां पार्टनर है, लेकिन और किसी को हम पार्टनर नहीं बनाना चाहते। तो भाई साहब डीपी किसको बनाए अब? तो ये जो 3 कंपनी है, इसमें से किसी 2 कंपनी के भी अगर अपन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, जो नेचुरल पर्सन होगा, और वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल पर्सन होगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल पर्सन होगा, उसको अपन डीपी बना सकते हैं, चलेगा। तो जो अगर कंपनी पार्टनर है ना, तो कंपनी को तो अपन डीपी नहीं बना सकते, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वो जो कंपनी का नेचुरल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपन डीपी बना सकते हैं। बात समझ में आई क्या? अच्छे से प्लीज जल्दी से बता दो, समझ में आ गई? जल्दी से बता दो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, everyone. Okay, great. ओके, ये वाली बात समझ में आई। अब मैं आइए बुक से मैं आपको जो जो रीड करने बोलूंगी वही वही रीड करना। बुक में आ जाओ। मेरी स्क्रीन को पिन कर लेना सबको ही, ठीक है, ताकि मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाए। पेज नंबर 58 में आ जाओ। पेज नंबर 58 में आ जाओ और ये वाला पॉइंट पढ़ो। ये वाला जो पॉइंट है ना, बड़ा वाला, ये वाला पॉइंट पढ़ो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एवरी एलएलपी शुड हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स एट ऑल द पॉइंट्स। कम से कम 2 पार्टनर तो होने चाहिए, और ये कॉमन सेंस की बात है। एक अकेला इंसान थोड़ी पार्टनरशिप बना सकता है। पार्टनरशिप बनाने के लिए तो अपन को कम से कम 2 लोग चाहिए, तो एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए। एंड where the number of partners fall below 2 and remain such for more than 6 months, then a single partner who is carrying on business shall be personally liable for all the obligation of the LLP incurred during the period। यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन की बात कर रही है, नई बात है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताती हूँ कि एलएलपी में ना एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, 2 से नीचे गिरना ही नहीं चाहिए, 2 से नीचे नहीं गिरना चाहिए। और अगर मान के चलो कि 2 पार्टनर थे एलएलपी में, मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए मिस्टर बी 2 पार्टनर थे, मिस्टर ए मर गए, मिस्टर ए मर गए, तो अब तो एक ही पार्टनर बचा। तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है, 6 महीने के अंदर आप एक और पार्टनर अपॉइंट कर लो और मिनिमम 2 कर लो। अगर आप 6 महीने से ज्यादा, एक ही पार्टनर है, 6 महीने से ज्यादा हो गया, एक ही पार्टनर है और 6 महीने से ज्यादा हो गया, तो अब ना आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा माय डियर। उस क्रिमिनल केस नहीं, उस केस में ना आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ये पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट। नॉर्मली क्या होता है ना, पार्टनरशिप के एलएलपी के केस में ना पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम हो गए, मान के चलो एक मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, छोड़ के चला गया, रिजाइन कर दिया, एक ही पार्टनर बचा है, ठीक है, अब उसको आपको 6 महीने के अंदर वापस से 2 कर लेना है। अगर आप 6 महीने के अंदर एक और पार्टनर नहीं बढ़ाते हो, मिनिमम 2 पार्टनर नहीं करते हो, तो उस केस में आप 6 महीने के बाद से मेंबर पार्टनर्स की लाइबिलिटी, जो बचा कुचा सिंगल पार्टनर है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। दिस मीन्स वेयर द नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस बिलो 2, then such LLP shall bring a new partner within 6 months. Otherwise, the single partner shall be personally liable for all the obligation incurred during बियॉन्ड द अफोर्सेड पीरियड ऑफ 6 मंथ। समझ में आया कि उसके बाद फिर वरना आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। इसीलिए मेक श्योर करना, इसीलिए मेक श्योर करना कि एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम्स एलएलपी में 2 पार्टनर्स हैं, और अगर 2 से नीचे गिर भी जाता है किसी भी कारणवश, किसी भी कारण से टू पार्टनर से नीचे हो जाता है, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर वापस से एक और पार्टनर अपॉइंट करके 2 पार्टनर मिनिमम करना होगा। तो दिस वाज द स्मॉल पॉइंट। नेक्स्ट, 2 पार्टनर तो होने चाहिए, साथ ही साथ एलएलपी में 2 डीपी भी होने चाहिए। वो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी एलएलपी शुड हैव एटलीस्ट 2 डीपी। Every LLP should have at least 2 DPs. This means that where the LLP has only 2 partners, both of them shall be DP. तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि अगर हर एलएलपी में कम से कम 2 डीपी होना ही चाहिए, और डीपी बनने के लिए ना पहले आपको पार्टनर बनना पड़ता है, फिर आपको डेजिग्नेट करते हैं तो आप डीपी बनते हैं। तो मैम अगर कोई एलएलपी है जिसमें 2 ही पार्टनर है, अंशिका और दिव्या 2 ही पार्टनर है, तो वही दोनों डीपी होंगे। इट इज प्रिटी ऑब्वियस, क्योंकि अगर 2 ही पार्टनर हैं तो वही दोनों को डीपी बनना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, क्योंकि डीपी बनने के लिए आपको पार्टनर बनना पड़ेगा।
और अगर दो ही पार्टनर है तो वही दोनों डीपी बन जाएंगे। प्रिटी ऑब्वियस, समझ में आया। दिस मीन्स दैट वेयर द एलएलपी ओनली हैज टू पार्टनर्स देन बोथ ऑफ देम शिल बी डीपी, वही दोनों डीपी बन जाएंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ क्या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। ऑफ कोर्स, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक कंपनी भी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है। सो एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी पार्टनर इन एलएलपी। इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों एलएलपी के पार्टनर हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको बोल रहा है द नेम ऑफ एवरी एलएलपी शुड एंड विद द वर्ड एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी। ये बहुत ही बकवास बात लिखा हुआ है कि हर एलएलपी का नाम के आखिरी में या तो एलएलपी लिखा होगा या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तीनों मिलके एलएलपी बना रहे हैं, राजू फरहान रेंचो, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एलएलपी बना रहे हैं। और तो इन तीनों की एलएलपी का नाम होगा, मान के चलो, 3 इडियट्स एलएलपी, ये एलएलपी का नाम है। तो आपको बोल रहे हैं कि जब भी आप एलएलपी बनाते हैं ना, तो जो एलएलपी का नाम होगा वो आप कुछ भी रखो, लेकिन लास्ट में ये एलएलपी वर्ड होना चाहिए। हर एलएलपी के आखिरी में, हर एलएलपी के नाम के आखिरी में या तो एलएलपी वर्ड होना चाहिए या तो पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए। 3 इडियट्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या फिर 3 इडियट्स एलएलपी, इस तरह से होना चाहिए। आर वी क्लियर विद दिस? ये छोटी छोटी सी बात थी, ये हमारा क्लियर हो गया। और ये तो हमें पता ही है कि एलएलपी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और नॉट? यस, एलएलपी में कंपनी के सारे बेनिफिट्स होते हैं ना। एलएलपी माना उसमें पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स हैं, पर उसमें कंपनी के भी कुछ फीचर्स हैं। जस्ट लाइक कंपनी, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जन्म दिया जाता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एलएलपी की, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैपेसिटी टू स्यू होता है, और एलएलपी अपने आप में एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट होती है। राइट? सो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी की अपने आप में एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है विच इज ओन एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। एलएलपी हैज इट्स ओन नेम, एलएलपी का खुद का नाम होता है। LLP can sue and being sued in its own name. LLP has perpetual succession. ये सारे फीचर्स LLP के पास होते हैं। perpetual succession यानी कि पार्टनर्स में कम, पार्टनर्स में गो, बट द LLP goes on forever. perpetual succession यानी अगर LLP के सारे पार्टनर्स भी मर जाए ना, अगर LLP के सारे पार्टनर्स भी मर जाएं तो भी LLP नहीं मरेगी, LLP will still be in existence. So the existence, rights and liabilities of LLP is not affected by the change in constitution of the partners. पार्टनर्स के चेंज होने से एलएलपी की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर्स आए चाहे जाए, एलएलपी विल कंटिन्यू, एलएलपी विल कंटिन्यू फॉर एवर। सो ये कुछ फीचर्स हैं एलएलपी के, और कुछ और फीचर्स हैं जो आगे जाके पूरे चैप्टर में आ ही जाएंगे। सी कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देती हूँ। एवरी एलएलपी शैल हैव ओन रजिस्टर्ड ऑफिस। जैसे हर कंपनी का एक एड्रेस होता है ना, हर एलएलपी का एक एड्रेस होना चाहिए, जो एड्रेस आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराते हो, और उस एड्रेस को अपन बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं आरओ। क्या बोलते हैं उसको? आरओ, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो हर कंपनी, हर एलएलपी का खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। यस, एलएलपी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बिल्कुल खरीद सकती है। क्यों? क्योंकि एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। सो एलएलपी में एट इट्स ओन नेम acquire, hold, dispose of any property, tangible or intangible. So this means that property of LLP is separate from property of partners. LLP की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है। LLP अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। क्यों? क्योंकि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यस, ये बहुत बकवास पॉइंट है। LLP का खुद का कॉमन सील होता है, और ठप्पा होता है ना, रबर स्टैम्प, तो LLP का खुद का कॉमन सील होता है। LLP can do all the acts and things which a body corporate can do. सेम ही थिंग को बार बार, एक ही चीज को बार बार दिया हुआ है कि LLP वो सारे काम कर सकती है जो एक कंपनी कर सकती है। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक कंपनी, LLP इज ऑल्सो अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो LLP अपने नाम पे सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, LLP अपने नाम पे केस भी कर सकती है, LLP अपने नाम पे बैंक अकाउंट भी खुलवा सकती है, LLP अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, सब कुछ कर सकती है। सो LLP कैन डू ऑल द एक्ट विच अ लीगल पर्सन कैन डू। आर वी क्लियर विद दिस? इतना पॉइंट हो गया। अब यस, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगी, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ही फुद्दू हैं, इसको आप खुद से कर सकते हो, बट मैं एक बार रीड दिलवा देती हूँ। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, डिसएडवांटेज ऑफ एलएलपी, बहुत ज्यादा फुद्दू है, बहुत फुद्दू टॉपिक है, बहुत ईजी है। बट इसका मतलब ये है कि मैम पेपर में नहीं आएगा, आ सकता है बिल्कुल। तो नेकी और पूछ पूछ अच्छी बात है ना, अगर इजी टॉपिक एग्जाम में आ गया तो माता रानी को थैंक यू करना और फिर लिखना पेपर में, पहले माता रानी को थैंक यू करना। एडवांटेज ऑफ एलएलपी बहुत ईजी है।
इसको आप ना अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस इन योर ओन लैंग्वेज। बस हेडिंग रीड ले लो, अंदर का एक एक लाइन खुद से लिख देना बना के, जैसे बीकॉम में लिखते हो ना, क्लास 12th में लिखते थे ना, वैसे ही एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत खुद है, कोई सेक्शन में नहीं लिखा है ना, ये जनरल है, ये जनरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज दिए हुए हैं, दिस इज नॉट रिटन इन एनी सेक्शन। तो एलएलपी के एडवांटेज क्या होते हैं? इजी फॉर्मेशन, एलएलपी बनाना इजियर होता है एज कंपेयर टू कंपनी बनाना। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। लोअर कॉस्ट, मैं आपको बता चुकी हूँ कंपनी में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, बट एलएलपी बनाने में बहुत कम कॉस्ट लगता है। ऑडिट, याद करो ऑडिट, आपको मैं बता दूं ऑडिट क्या होता है। ऑडिट होता है फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट यानी बाहर से एक प्रैक्टिसिंग सीए आता है, वो हमारे बैलेंस शीट पीएनएल चेक करता है कि सब सही है कि नहीं है, उसको अपन बोलते हैं ऑडिट। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आपको लिखना होगा तो कहीं लिख लेना, क्योंकि अभी अब आप लोग ऑडिट वाला चैप्टर नहीं देखे हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कंपनीज के केस में ना हर कंपनी का ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। अगर अपन बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिट की, स्टैट्यूटरी क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? बैलेंस शीट ऑडिट, जहां पर बाहर से एक प्रैक्टिसिंग सीए आता है, वो आपकी बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट का ऑडिट करता है। ऑडिट यानी चेकिंग करना सब सही है कि नहीं, चेकिंग करना सब सही है कि नहीं। तो आपको पता है कंपनी के केस में ना हर कंपनी को ऑडिट कराना रहता है, लेकिन एलएलपी के केस में हर कंपनी को ऑडिट कराना नहीं रहता है। एक लिमिट दी हुई है कि भाई ऐसी कंपनी जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख के ऊपर होगा या टर्नओवर 40 लाख के ऊपर होगा, सिर्फ उन्हीं को ऑडिट कराना होगा। हो सकता है मैं लिमिट इधर उधर कर रही हूँ, बट आई गेस यही होगा, सिर्फ उन्हीं को ऑडिट कराना होगा। तो हर कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता है, हर कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी, सॉरी सॉरी सॉरी, हर एलएलपी को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। हर कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, पर हर एलएलपी को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता है। दिस इज द फाइनल लाइन, प्लीज करेक्ट करना। हर कंपनी को ऑडिट करना कंपलसरी होता है, पर हर एलएलपी को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता है। तो ये एक एडवांटेज है ऑडिट का, एलएलपी का, एलएलपी बनाने का एडवांटेज है कि भाई आपको ऑडिट तभी कराना होगा जब आपका पेड अप कंट्रीब्यूशन या टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा। किसको किसको ऑडिट कराना रहता है चिंता मत करो, ये हम लोग बाद में ऑडिट रिक्वायरमेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप एलएलपी बनाते हो तो आपको पता है एक स्मॉल एलएलपी का कंसेप्ट आया है। स्मॉल एलएलपी यानी कि जो छोटी छोटी एलएलपीज होती है ना, जिनका कंट्रीब्यूशन कम होता है, टर्नओवर कम होता है, उनको अपन स्मॉल एलएलपी का दर्जा दे देते हैं और उनको अपन बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। तो आपको स्मॉल एलएलपी का भी बेनिफिट मिलता है। या फिर स्टार्टअप एलएलपी, अगर आप कोई इनोवेशन कर रहे हो ना और आप नया नया एलएलपी बनाए हो ना, तो आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी रजिस्टर हो सकते हो। और आपको स्टार्टअप एलएलपी अगर आप हो तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। इजी एग्जिट एंड एग्जिट रूट, आप इजीली पार्टनर बन सकते हो, इजीली आप रिजाइन भी कर सकते हो। तो पार्टनर बनना और पार्टनरशिप छोड़ना बहुत इजी होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। कंपनी के केस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस, कि आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट एलएलपी के केस में एकदम इजी एंट्री एग्जिट है, आप इजीली पार्टनर बन सकते हो, इजीली आप पार्टनरशिप से हट सकते हो। तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पार्टनर इज वेरी इजी इन केस ऑफ एलएलपी। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये आपको पता ही है, एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इजी टू क्लोज डाउन, कंपनी को बंद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एलएलपी को क्लोज करना बहुत इजी है। यस, मेंबर्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ पार्टनर्स। माय डियर, याद करो प्राइवेट कंपनी के केस, पार्टनरशिप फर्म के केस में मैक्सिमम में रेस्ट्रिक्शन है। पार्टनरशिप फर्म के केस में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन एलएलपी के केस में अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, बट एलएलपी के केस में मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, नो लिमिट, मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट। ये एक बेनिफिट है ना। पार्टनरशिप फॉर्म में एक रिस्ट्रिक्शन है कि 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, लेकिन ये एलएलपी का बेनिफिट है कि एलएलपी में आप कितने भी पार्टनर रखना है रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलएलपी में मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट में क्या बोल रहा है कि जस्ट लाइक पार्टनरशिप, एलएलपी में ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब उतना ज्यादा कंप्लायंसेस बर्डन नहीं है जितना कंपनी के ऊपर होता है, उतना कंप्लायंस बर्डन एलएलपी के ऊपर नहीं है। तो एलएलपी को ना एक पार्टनरशिप की ये बेनिफिट मिलती है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इंटरनल मैनेजमेंट में, आपको जैसे एलएलपी को चलाना है चलाओ। सो देयर इज इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी इन केस ऑफ एलएलपी। ये सारे बहुत फुद्दू एडवांटेज है, आपको इसको अंदर का रटना नहीं है, बाहर का हेडिंग देख लो, अंदर का अपने मन से बना के लिख देना। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत फुद्दू होते हैं,
साइड हेडिंग देख लो, आप इसको अपने कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो, एकदम एग्जैक्ट सेम पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। एडवांटेज ऑफ एलएलपी अंदर का आप अपने मन से लिख सकते हो, राइट। सेम डिसएडवांटेज ऑफ एलएलपी, बहुत फुद्दू, बहुत इजी। आप इसमें से कोई 4-5 पॉइंट देख लो, आप अपने मन से लिख सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, यू कैन राइट दिस ऑन योर ओन। अंदर का पूरा रटने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड ले लेना, अपने मन से लिख देना एग्जाम में। अब जिस तरह से जैसे अपन एलएलपी के एडवांटेज पढ़े, तो एलएलपी के डिसएडवांटेज क्या है? अनलाइक पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। पार्टनरशिप के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज ये हो गया कि पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनाना है, आप आज चालू कर लो, गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एलएलपी बनाना है तो आपको कंपलसरली गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना होगा। आप ऐसे मुंह उठा के बिना गवर्नमेंट से रजिस्टर कराए एलएलपी स्टार्ट नहीं कर सकते। यस, एलएलपी के केस में पार्टनरशिप के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा पेनाल्टीज होती हैं। एलएलपी के केस में थोड़ी ज्यादा पेनाल्टीज होती हैं एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज माय डियर रेस्ट्रिक्टेड कैपिटल एक्सेस। क्योंकि एलएलपी ना कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होती है ना, एलएलपीज को ना ईसीबी लेना अलाउड नहीं होता है। एलएलपीज को ना ईसीबी लेना अलाउड नहीं होता है, दे कैन नॉट बोरो मनी बाय वे ऑफ ईसीबी। ईसीबी क्या होता है? ईसीबी इज नोन एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी जब आप इंडिया के बाहर से उधारी लेते हो ना, तो उसको अपन बोलते हैं ईसीबी। ईसीबी मतलब क्या होता है? जब आप इंडिया के बाहर से उधारी लेते हो, व्हेन यू टेक लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, राइट, दैट इज नोन एज ईसीबी। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो एलएलपी नहीं ले सकती, कंपनीज ले सकती है ईसीबी, लेकिन एलएलपी नहीं ले सकती। तो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है, राइट। पब्लिक डिस्क्लोजर करना होता है, जस्ट लाइक कंपनी ना, एलएलपीज को ना अपने अकाउंट्स, अपना एनुअल रिटर्न, अपनी बैलेंस शीट पीएनएल पब्लिकली डिस्क्लोज करना होता है वेबसाइट में, एमसीए की वेबसाइट में, और वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो सिक्रेसी नहीं रहती है कहीं ना कहीं एलएलपी में। जस्ट लाइक जैसे आपको पता है हर कंपनी को अपना हर साल अपना रिजल्ट, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, आरओसी को गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, जो पब्लिकली वेबसाइट में अवेलेबल रहता है, जो भी चाहे उसको पढ़ सकता है, जो भी चाहे उसको देख सकता है। सेम उसी तरह एलएलपी के केस का एक ये डिसएडवांटेज है कि भाई ना हर चीज ना डिस्क्लोज करना होता है, लाइक एनुअल रिटर्न, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल, पूरा जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो हमें डिस्क्लोज करना होता है गवर्नमेंट को। तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, यानी कि कोई भी पब्लिक एलएलपी का बैलेंस शीट पढ़ सकती है, पीएनएल अकाउंट पढ़ सकती है, एनुअल रिटर्न पढ़ सकती है, एनुअल डॉक्यूमेंट पढ़ सकती है। कोई भी पर्सन, आप चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो किसी भी एलएलपी का, पूरी दुनिया में किसी भी एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो। मैं चाहूँ तो मैं भी किसी भी एलएलपी का डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकती हूँ। आर वी क्लियर विद दिस एवरीबॉडी, एवरीवन? यस। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन ना पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, पार्टनरशिप को अपना रिजल्ट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो सीक्रेट मेंटेन करके रख सकते हैं, वो अपना सीक्रेसी मेंटेन करके रख सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म को कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने पब्लिक को या गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एलएलपी को पड़ता है, तो ये एक एलएलपी का डिसएडवांटेज हो जाएगा। लिमिटेशन इन फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप एक अकेले बंदे से नहीं बना सकते, आपको कम से कम 2 लोग चाहिए एलएलपी बनाने के लिए, तो एक लिमिटेशन हो जाता है। और आपको पता है कम से कम एक आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल चाहिए डीपी बनाने के लिए, आप सिर्फ फॉरेनर लोग नहीं बना सकते। तो ये एक लिमिटेशन हो गया कि एलएलपी बनाने के लिए एक अकेला बंदा नहीं बना सकता, 2 लोग कम से कम लगेंगे ही। एग्जिट रूट आर नॉट सो इजी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन फाइलिंग। अगर कंपनी एलएलपी डिफॉल्ट करती है ना, आरओसी को या गवर्नमेंट को कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करने में, तो उस एलएलपी को बंद करना है या उस एलएलपी से रिजाइन करना है, एग्जिट रूट बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप डिफॉल्ट करते हो फाइलिंग्स में, एनुअल फाइलिंग्स में, तो उस केस में एग्जिट रूट इजी नहीं रहेगा, यानी आप इजीली एग्जिट नहीं कर सकते। लिमिटेशन ऑन ईसीबी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एलएलपी को ईसीबी अलाउड नहीं रहता है, एलएलपी ईसीबी का मनी उधार नहीं ले सकती, राइट। एक और कौन सा पार्टनर है? राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी अग्रीमेंट कैन बी ड्राफ्टेड टू गिव मोर राइट्स टू सम पार्टनर देन अदर्स। यहाँ पर आपको बोल दिया, एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अब एक बात ध्यान से सुनना, देखो, याद करो जब आप पार्टनरशिप पढ़ते थे, तो अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म में क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप को चलाने के लिए ना सारे पार्टनर्स लोग एक अग्रीमेंट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट। और उस पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ना पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं, ठीक है? उस पार्टनरशिप अग्रीमेंट में पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं। सेम उसी तरह जब अपन एलएलपी बनाते हैं ना, तो एलएलपी को चलाने के लिए, पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस बताने के लिए, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज बताने के लिए अपन एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एलएलपी अग्रीमेंट, ठीक है? तो एलएलपी अग्रीमेंट जो होता है ना,
उसमें सारे पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज, पावर सब लिखे हुए रहते हैं। तो अगर आप एलएलपी अग्रीमेंट फ्रॉड करके बनाओगे और कुछ पार्टनर को सारी पावर दे दोगे और कुछ पार्टनर को कोई पावर नहीं दोगे, तो उस केस में दूसरे पार्टनर्स के साथ गलत हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है एलएलपी का। इसमें से कोई भी आप पांच पांच पॉइंट देख लो, पांच पांच पॉइंट देख सकते हो, 5-6 पॉइंट इसमें से कोई से भी। डिसएडवांटेज ऑफ एलएलपी बहुत इजी है। एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई सेक्शन वैक्शन में नहीं लिखा है ना, बहुत बेसिक है, कॉमन सेंस से दिए गए हैं कि एलएलपी बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं और एलएलपी बनाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा इजी है जो यहाँ पर आपके मटेरियल में दिया हुआ है। ठीक है। ओके, कितना समझ में आया? मैम कोई एक सेपरेट डिसएडवांटेज से क्यों बन के आ सकते हैं, क्वेश्चन बन के आ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। ये बहुत बना सकते हैं बट वेरी लेस चांसेस। बट एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा इजी है। अगर किसी एक पॉइंट से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता दोगे आराम से। यस, कि व्हाट इज द लिमिटेशन इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। लिमिटेशन ये है कि भाई एक अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं बना सकता, एलएलपी नहीं बना सकता, कम से कम 2 लोग चाहिए, वो भी एक कम से कम रेसिडेंस इन इंडिया चाहिए। किसी भी से बस इतना कर लो कि भाई आपको एलएलपी कोई सी भी अलाउड नहीं रहता है। सारे पॉइंट से आप एक एक लाइन देख लो। यस, बाकी ये बहुत ज्यादा इजी है। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत रेयर केस में पूछता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछने के लिए। आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। यस, यस, अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसको करते हैं पहले, फिर आप अपन म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। पहले अभी अपन इसको कोर्स को कंप्लीट करते हैं, फिर अपन करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैम पासिंग मार्क्स क्या रहता है? जी हाँ। अच्छा, आप अभी ज्वाइन किए ना एग्जीक्यूटिव? ओके, आप ईटी जनवरी पास आउट हैं। पासिंग मार्क्स आपका रहता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40, बट 40 का टारगेट मत रखना, क्योंकि ओवरऑल आपको चारों सब्जेक्ट में पास करने के लिए एग्रीगेट आपको चाहिए होता है 200। चारों सब्जेक्ट का मिला के 200, सो देखा जाए तो पासिंग मार्क्स विल बी 50। इंडिविजुअल में 40 लाना है आपको, चारों सब्जेक्ट का मिला के 200 लाना है इन ऑर्डर टू पास। बट आपको मैं एक बात बता दूं कि SBIL इज वेरी स्कोरिंग। अगर आपको अपने मॉड्यूल 1 को सेव करना है तो आप सबसे ज्यादा स्कोर SBIL और JIGL में कर सकते हो। आप सबसे ज्यादा स्कोर SBIL और JIGL में कर सकते हो। SBIL और JIGL में स्कोर करना बहुत ईजी होता है, स्पेशली SBIL। सबसे ज्यादा चारों सब्जेक्ट में अगर आप सबसे ज्यादा स्कोरिंग पूछोगे कि सबसे ज्यादा आप किस में स्कोर कर सकते हो या अपना एग्रीगेट बना सकते हो, तो वो SBIL है। क्योंकि SBIL में थोड़ा इजी पेपर आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कंपनी लॉ का ना पेपर बहुत टेक्निकल होता है, तो अगर आप पूरा कंपनी लॉ अच्छे से पानी पानी भी कर दोगे ना, तो भी मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसे रहोगे यार पता नहीं मार्क्स ना कट जाए इसमें। एज कंपनी लॉ में आप स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप एकदम 30 मार्क खानो अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप कंपनी लॉ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। SBIL में कंपेरेटिवली स्कोर करना इजी होता है। तो मैं आपको ये बोलूंगी SBIL में कुछ भी मत छोड़ना, पूरे हर टॉपिक्स को एक बार देख के जाना, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना। कोई चैप्टर तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, कोई चैप्टर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। पूरा एक एक चैप्टर करके जाना है, हर चीज करके जाना है। तो प्लीज इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। SBIL सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। आप SBIL से अपना एग्रीगेट बना सकते हो मॉड्यूल 1 का। मैं आपको बताऊंगी बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंस से, मैं आपको बता रही हूँ कि SBIL में आप अच्छे से इसको टारगेट करके ना अपना अग्रीगेट बना सकते हो SBIL से। कंपेरेटिवली चारों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में नॉर्मली एज पर द पास्ट एग्जाम पेपर पैटर्न इसमें स्कोर करना बहुत इजी होता है। ठीक है, ठीक है। यस, एक क्वेश्चन आ सकता है दिव्या LLP से नॉर्मली, बट वेटेज के ऊपर मत जाओ, वेटेज बहुत ऊपर नीचे होता है। मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी, बट हाँ कभी कई बार ऐसा होता है कि किसी चैप्टर से ICSI ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा और नेक्स्ट अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का पूछ लिया, और फिर उसके अगले अटेम्प्ट में पूछा ही नहीं, फिर 5 मार्क्स का पूछ लिया। तो वेटेज ना हम एवरेज वेटेज देख सकते हैं, लेकिन वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि हर चैप्टर को आप प्रायोरिटी दो, हर चैप्टर को अच्छे से समझ समझ के पढ़ो। नॉर्मली आप LLP से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, यस।
माय डियर, अभी अपन जनरल गाइडेंस नहीं कर रहे हैं, अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन है जनरल गाइडेंस, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लो। व्हाट्सएप में आई विल टेल यू। नाउ वी विल कंटिन्यू विद एलएलपी। ठीक है, अभी अपन जनरल गाइडेंस ही करने लग जाएंगे तो अपना एलएलपी रह जाएगा। इसके अलावा आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड मेंटोरशिप चाहिए या कुछ क्वेश्चन है कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या है, बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है, वो सब आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम करके पूछो। ठीक है, तो अभी वी आर स्टडिंग SBIL। ओके, ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारा हो गया है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ही ज्यादा फुद्दू है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। देखो, मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि एलएलपी का डेफिनेशन, एलएलपी का डेफिनेशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलएलपी क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। और अभी अपन कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, अभी अपन एलएलपी एक्ट पढ़ रहे हैं। अभी अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, एलएलपी एक्ट पढ़ रहे हैं। सो एलएलपी मीन्स अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट। एलएलपी क्या है, एक ऐसा पार्टनरशिप है जो एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। एक ऐसा पार्टनरशिप है जो एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एलएलपी की डेफिनेशन है। अब एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो माय डियर, अगर आपको तीन लोग को पार्टनरशिप करनी है, मान के चलो ये तीनों को पार्टनरशिप करके एलएलपी बनानी है, और उस एलएलपी का नाम रहेगा 3 इडियट्स एलएलपी। ये तीनों को पार्टनरशिप करनी है, राजू, फरहान, रैंचो को, ये तीनों को पार्टनरशिप करके एलएलपी बनानी है, ये तीनों को एलएलपी बनानी है। उस एलएलपी का नाम है 3 इडियट्स एलएलपी। 3 इडियट्स एलएलपी। तो अब ना ये लोग को आपस में इन तीनों के क्या राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगे, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तीनों को कितना कैपिटल लाना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस रेशियो में, 1:1:1 कि 2:3:4, किस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा, रेशियो क्या होगा, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स कर सकते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना देना होगा, सारी चीजें, सैलरी कितनी मिलेगी, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, सारी चीजें, सारी चीजें A to Z हम लोग किस में लिखेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे। उस एग्रीमेंट का नाम होगा एलएलपी एग्रीमेंट। क्या बनाएंगे अपन, एक एग्रीमेंट बनाएंगे, उस एग्रीमेंट का नाम होगा एलएलपी एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में हम लोग सारे पार्टनर्स का टर्म्स, कंडीशन, राइट्स, ड्यूटीज सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ। और जब भी अपन एलएलपी बनाते हैं ना, तो अपन को उसका एक एग्रीमेंट बनाना होता है। सारे पार्टनर्स आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं। ये ना एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट। रिटर्न डॉक्यूमेंट जैसे समझ लो, मान के चलो ये अपनी बुक है, ठीक है, ये अपना रिटर्न डॉक्यूमेंट है, और ये अपना 4-5 पेज का रिटर्न डॉक्यूमेंट है, और इस पर्टिकुलर ये अपना 4-5 पेज का रिटर्न डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में अपन सारे पार्टनर्स का राइट्स, ड्यूटीज, एडवांटेज, राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स सब लिख रहे हैं सारे पार्टनर्स का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन सब कुछ लिखी हुई रहती है। तो यहाँ पर आ जाओ, एलएलपी एग्रीमेंट डिफाइंड है पेज नंबर 60 ऑफ योर ICSI स्टडी मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। एलएलपी अग्रीमेंट क्या होता है, एलएलपी अग्रीमेंट मीन्स एनी रिटन अग्रीमेंट। एलएलपी अग्रीमेंट क्या होता है, एनी रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। यस, पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट होता है, सारे पार्टनर्स लोग आपस में मिलकर रिटन में एग्रीमेंट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं एलएलपी अग्रीमेंट, राइट, जिसमें विच डिटरमाइंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। उस एलएलपी अग्रीमेंट में ना पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज लिखी हुई होती है। एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू एलएलपी, पार्टनर्स की आपस में क्या राइट्स, ड्यूटीज है वो भी लिखी हुई रहती है, और पार्टनर्स की एलएलपी के प्रति क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, वो भी दिया हुआ रहता है। So it is an agreement between all the partners and between the LLP and the partner. Are you understanding? So मान के चलो पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर ये तीनों बनाते हैं, तो दिस इज एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑल्सो, लाइक बिटवीन राजू एंड फरहान, बिटवीन रैंचो एंड फरहान, बिटवीन रैंचो एंड राजू, एंड ऑल्सो इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विद देयर एलएलपी. So it is an agreement between 3 idiots LLP and Rancho, 3 idiots LLP and Farhan, 3 idiots LLP and Raju. So LLP agreement is an agreement between partners also and between LLP and partners also, which determines the rights and duties of partners and also the rights and duties of partners towards LLP. समझ में आया?
सो इट्स एन अग्रीमेंट जो सबके बीच में है और सारे पार्टनर्स की राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशन बताता है, इतनी सी बात है। तो LLP इज अ रिटन एग्रीमेंट between partners or between LLP and its partner which determines the rights and duties of partners including rights and duties of partners in relation to LLP। इतनी बात समझ में आई? हाँ मैम, LLP अग्रीमेंट का मतलब समझ में आ गया है। उसके बाद पार्टनर किसको बोलते हैं? बहुत इजी बात, हर वो इंसान जो LLP का पार्टनर है, जो LLP में पैसा कंट्रीब्यूट किया है, जो LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर बना है, उसको अपन पार्टनर बोलते हैं। देखो, अगर आपको किसी LLP का पार्टनर बनना होता है ना, तो आपको उस LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप उसके पार्टनर बन सकते हो। सो पार्टनर का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इजी है। पार्टनर इन रिलेशन टू LLP मींस एनी पर्सन हु बिकम पार्टनर इन LLP इन अकॉर्डेंस विद LLP एग्रीमेंट। जो उस LLP में पार्टनर बनता है इन अकॉर्डेंस विद LLP एग्रीमेंट, इन अकॉर्डेंस विद LLP एग्रीमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं? पार्टनर। बहुत ज्यादा इजी डेफिनेशन है, एकदम इजी। पार्टनर क्या होता है? हर वो इंसान जो उस LLP में LLP अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर बनता है, उसको अपन पार्टनर बोलते हैं। एकदम फुद्दू, वेरी फुद्दू मैम, समझ में आ गया। स्मॉल LLP एक नया कंसेप्ट, अमेंडमेंट है, नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको अपन लेसन के आखिरी में करेंगे। स्टार्टअप LLP और स्मॉल LLP अपन लेसन के आखिरी में करेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, पार्टनर्स इन LLP, यहाँ पर आ जाओ, पार्टनर्स इन LLP। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हर LLP को बनाने के लिए आपको कम से कम कितने पार्टनर्स लगेंगे? कम से कम 2 पार्टनर्स लगेंगे। और मैम DP कितने लगेंगे? DP भी कम से कम 2 लगेंगे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको LLP बनाना है तो LLP बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पार्टनर्स लगेंगे और कम से कम 2 DP लगेंगे। और आपको पता है जो 2 DP है ना, दोनों में से कोई एक ना इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। इंडियन रेसिडेंट यानी कि इंडियन रेसिडेंट ही शुड एटलीस्ट स्टे इन इंडिया फॉर मिनिमम 120 डेज। फॉर मिनिमम हाउ मेनी डेज? 120 डेज। अगर कोई इंसान हर साल, उस साल अगर मिनिमम 120 दिन इंडिया में रहता है, अगर कोई इंसान उस पर्टिकुलर ईयर एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में रहता है, तो अपन उसको बोलते हैं रेसिडेंट इन इंडिया। उसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिडेंट इन इंडिया। तो आपको पता है, मान के चलो दो पर्सन है, मिस्टर राजू और मिस्टर शामू, रामू एंड शामू। अब रामू एंड शामू दोनों USA में रहते हैं, इंडिया आते ही नहीं है। क्या वो दोनों मिलके इंडिया के LLP के DP बन सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक कम से कम ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक DP ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में 120 डेज रहे, इंडिया में 120 डेज रहे। और ये हम हर साल चेक करते हैं, हम हर साल चेक करते हैं। जब जब आप DP हो तो आप इंडिया में 120 डेज, पूरे साल भर में एटलीस्ट 120 डेज आप इंडिया में रहने चाहिए। तो हम बोलेंगे कि आप जो हैं वो इंडियन रेसिडेंट हैं। आवे क्लियर विद दिस? जल्दी से बताओ, समझी गई गोपी बहू? जल्दी से बताओ, समझी गई गोपी बहू? यस? हम्म, CC everyone। Just give me a second। हाँ, इसमें ना एक करेक्शन करो यहाँ पर जल्दी से। यस, यस, अंडरस्टूड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक करेक्शन कर लो। आपका ICSI स्टडी मटेरियल से अपन पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 61 में आ जाओ। पेज नंबर 61 में ना, यहाँ ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर को काट करके करो। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इमीडिएटली प्रीसीडिंग को काट दो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कर दो सिर्फ। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग को काट दो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग को काट दो। अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, सिर्फ इसको फाइनेंशियल ईयर कर दो। वैसे तो थोड़ा पहले का अमेंडमेंट है, बट ध्यान रखना, करेक्ट करो, अपनी बुक में अमेंडमेंट है। ठीक है, अब वापस आ जाओ यहाँ पर, वापस आ जाओ। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है? मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आओ एक बार बुक से रीड ले लेते हैं। यहाँ अपन ने क्या पढ़ा कि एवरी LLP शुड हैव एटलीस्ट 2 DP।
हर एलएलपी में कम से कम 2 डीपी होना चाहिए. एवरी एलएलपी शुड हैव मिनिमम 2 डीपी, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया. शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया. उसमें से कम एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. तो रिक्वायरमेंट क्या है कि हर एलएलपी में कम से कम 2 डीपी होना चाहिए और दोनों में से एक इंडिया में रहना चाहिए कम से कम 120 डेज. पूरे साल भर नहीं है चलेगा, लेकिन हर साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कम से कम 120 डेज आप इंडिया में रहने चाहिए. 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कम से कम 120 डेज आप इंडिया में रहने चाहिए. सो एवरी एलएलपी शुड हैव मिनिमम 2 डीपी, out of which 1 should be resident in India. Resident in India यानी कि you should stay in India for minimum 120 days during the financial year. I hope everyone is crystal clear with this. अब मैम अगर मैम हमारे सारे पार्टनर्स जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या करेंगे? तो वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, उनके जो नॉमिनी है ना, उनको अपन डीपी बना सकते हैं. नॉमिनी यानी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. याद करो जब मैं बेसिक समझा रही थी आपको तो मैंने बताया था कि पार्टनर को ही तो अपन डीपी बनाएंगे ना. और अगर सारी कंपनीज पार्टनर है तो कैसे करेंगे? वो जो कंपनी के नॉमिनी होंगे ना, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उनको अपन डीपी बना देंगे. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना. यस. सो वेयर ऑल द पार्टनर, वेयर मतलब इफ ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सारे ही पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट होंगे यानी कंपनी होंगे, तो एटलीस्ट 2 ऑफ द नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि उनके कोई 2 बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी को अपन डीपी बना सकते हैं. उनमें से किसी 2 बॉडी कॉर्पोरेट के जो नॉमिनी है उनको भी अपन डीपी बना सकते हैं. उस केस में अगर वो लोग पार्टनर नहीं भी होंगे तो चलेगा, उनकी कंपनी तो पार्टनर है ना. तो कंपनी पार्टनर है तो कंपनी के बिहाफ में हम कंपनी के नॉमिनी को, यानी नॉमिनी यानी कि उस कंपनी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को, कंपनी यानी कि उस नॉमिनी यानी कि हम अगर कंपनी पार्टनर है ना तो कंपनी तो हम डीपी नहीं बना सकते ना. कंपनी को हम डीपी नहीं बना सकते. तो कंपनी की जगह ना जो कंपनी का नॉमिनी होगा, जो कंपनी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा, हम उसको डीपी बना सकते हैं. आर वी क्लियर विद दिस? ये बहुत बेसिक सी बात है. नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा बेसिक है कि अगर आप किसी भी को डीपी बनाओगे ना तो हमें उसकी कॉन्सेंट लेनी होगी. आप ऐसे कैसे मुंह उठा के किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो? अब मैं अगर मान के चलो पूरा पूरा मान के चलो कि आप लोग सब आईएससी प्राइवेट लिमिटेड के ओनर्स हैं. ठीक है, आईएससी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप लोग सभी ओनर्स हैं. अब अगर मैं आप में से किसी एक को जिम्मेदारी दे देती हूँ, अंशिका और दिव्या को हमने जिम्मेदारी दे दी कि आज से पूरा आईएससी प्राइवेट लिमिटेड को मैनेज कौन करेगा? अंशिका और दिव्या. तो वो दोनों बोलेंगे अरे मैडम हमारी कंसेंट तो लो कि हम डीपी बनने के लिए तैयार है कि नहीं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि नहीं. आप बिना कंसेंट लिए किसी को भी डीपी नहीं बना सकते. सेम कंसेप्ट कंपनी के केस में था कि अगर आपको किसी को डायरेक्टर बनाना है तो पहले आपको उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी होगी कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं इस कंपनी को मैनेज करने के लिए तैयार हूँ, तो जाके आप उस इंसान को डायरेक्टर बना सकते हो. सेम कंसेप्ट एलएलपी के केस में है. अगर आपको एलएलपी का किसी को अगर आपको किसी को एलएलपी का डीपी बनाना है तो आपको उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी होगी ना. आप कैसे बिना रिटर्न कंसेंट लिए किसी को डीपी बना सकते हो? तो अगर आपको किसी 2 डायरेक्टर को आपको अगर डीपी बनाना है तो आपको उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी होगी. तो यहाँ पर वही वाली बात बोला है कि एवरी पार्टनर शुड गिव देयर प्रायर रिटर्न कंसेंट टू एक्ट एज अ डीपी. डीपी बनने के लिए आपको अपनी कंसेंट लिखित में देनी होगी, राइटिंग में. आर वी क्लियर विद दिस? हाँ मैम समझ में आ गया. ठीक है, अब आप डीपी कैसे बनाओगे उसको? अकॉर्डिंग टू एलएलपी अग्रीमेंट. देखो अगर आपको किसी को भी पार्टनर बनाना है या पार्टनरशिप से निकालना है या डीपी बनाना है या डीपी से निकालना है तो एवरीथिंग हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू म्यूचुअली अग्रीड एलएलपी अग्रीमेंट. देखो सारे पार्टनर्स लोग मिलके ना एलएलपी अग्रीमेंट बनाते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था राजू फरहान रैंचो वाला, ये तीनों ने मिलकर के एक एलएलपी बनाई. अब तीनों को धंधा करना है, मान के चलो हॉस्पिटल का, बच्चे डिलीवर करेंगे, ये लोग डिलीवरी करेंगे. क्या करेंगे? बच्चों की डिलीवरी करेंगे. तीनों को मिला करके हॉस्पिटल खोलना है बच्चों की डिलीवरी का. ठीक है, तो तीनों को मिला करके धंधा करना है. अब तीनों क्या बनाना चाहते हैं? एलएलपी. तो तीनों ने एलएलपी बना लिया. अब उस एलएलपी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे सारे, ये लोग म्यूचुअली अग्री करके एक एग्रीमेंट बनाएंगे जिसको अपन बोलेंगे एलएलपी अग्रीमेंट. और उस एलएलपी अग्रीमेंट में ये लोग एलएलपी से रिलेटेड सारी बातें लिख डालेंगे. उस एलएलपी अग्रीमेंट में ये लोग एलएलपी से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देंगे. इवन पता है एलएलपी अग्रीमेंट में A to Z चीजें लिखते हैं अपन पार्टनरशिप से रिलेटेड, एलएलपी से रिलेटेड.
अगर आपको किसी को पार्टनर बनाना है तो वो पार्टनर कैसे बनेगा, किसी को पार्टनरशिप से निकालना है तो वो भी आप एलएलपी एग्रीमेंट में लिखते हो। किसी को डीपी बनाना है कैसे बनाएंगे, और डीपी से निकालना है कैसे निकालेंगे। तो एवरीथिंग इज रिटन इन एलएलपी एग्रीमेंट, एवरीथिंग रिलेटिंग टू एलएलपी इज रिटन इन एलएलपी एग्रीमेंट। तो अगर आपको किसी को डीपी बनाना है तो कैसे बनाओगे, अकॉर्डिंग टू एलएलपी एग्रीमेंट। अगर आपको किसी को डीपी से निकालना है कि आज से तू डीपी नहीं है, एनी पर्सन वांट सीज टू बी अ डीपी, तो हाउ ही विल सीज टू बी अ डीपी, अकॉर्डिंग टू एलएलपी एग्रीमेंट। यही बकवास वाली बात यहाँ पर दी हुई है कि पार्टनर्स कैन बी मेड एज डीपी इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट एंड यू सीज टू बी अ डीपी अकॉर्डिंग टू एलएलपी एग्रीमेंट। चाहे आपको डीपी बनना है या डीपी से हटना है, दोनों केस में यू हैव टू फॉलो दी एलएलपी एग्रीमेंट। Are we clear with this? Yes. And DPs are responsible for the compliance and disclosure of LLP. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम DP क्यों अपॉइंट करते हैं, मजा आ रहा है? नहीं, क्योंकि LLP एक आर्टिफिशियल बॉडी है और LLP खुद अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती, राइट? LLP खुद काम नहीं कर सकती क्योंकि LLP एक आर्टिफिशियल बॉडी है। इसीलिए LLP को मैनेज करने के लिए हमें ह्यूमन बींग्स चाहिए, हमारे और आपके जैसे, हमारे और आपके जैसे जीते जागते इंसान। इसीलिए हमें ह्यूमन बींग्स चाहिए, हमें ह्यूमन बींग्स चाहिए जो एलएलपी को मैनेज करे एलएलपी के बिहाफ में। तो डीपीज का काम क्या होता है, व्हाई वी अपॉइंट डीपीज, डीपीज का काम क्या होता है? डीपीज का काम होता है एलएलपी को मैनेज करना, एलएलपी के कंप्लायंसेस करना, एलएलपी के बिहाफ में साइन करना। एलएलपी के बिहाफ में डॉक्यूमेंट्स में साइन कौन करता है? डीपीज करते हैं। एलएलपी का जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो करना। सो डीपीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? बेसिकली डीपीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू मैनेज दी एलएलपी, एलएलपी को मैनेज करना, एलएलपी के कंप्लायंस करना, डिस्क्लोजर्स करना। आर वी क्लियर विद दिस? इतनी बात समझ में आई? हाँ मैडम समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब याद करो, कंपनी में अपन ने एक बात पढ़ी थी, कंपनी के केस में अपन ने क्या बात पढ़ी थी? जैसे कंपनी में डायरेक्टर होता है ना, सेम वैसे ही एलएलपी में डीपी होता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कंपनी में, जैसे कंपनी में डायरेक्टर होता है वैसे ही एलएलपी में कौन होता है? डीपी होता है। जैसे कंपनी में डायरेक्टर होता है वैसे ही एलएलपी में डीपी होता है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपको डिन नंबर लेना पड़ेगा। बिना डिन नंबर लिए आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपको डिन नंबर लेना होगा। सेम उसी प्रकार अगर आपको किसी एलएलपी का टीपी बनना है, अगर आपको किसी एलएलपी का टीपी बनना है तो आपको एक नंबर लेना पड़ेगा, अपन जिसको बोलते हैं डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको डिन नंबर लेना पड़ेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी तरह अगर आपको एलएलपी का डीपी बनना है तो आपको एक नंबर लेना पड़ेगा विच इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपीआईएन। आर वी क्लियर विद दिस? यस 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 यस। एवरीबॉडी, everybody put your hands together. yes 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 डीपी। सो अपन ये पढ़ रहे थे कि अगर आपको डीपी बनना है तो आपको एक नंबर लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को अप्लाई करना होगा। गवर्नमेंट मेरे को डीपी बनना है, मेरे को डीपीआईएन दो ना, तो आपको एक नंबर मिलेगा जो ना एक इंसान का एक ही होता है, जैसे आधार नंबर। क्या मेरे को दो आधार नंबर मिल सकता है क्या? नहीं, मेरे को एक ही आधार नंबर मिलेगा ना, मैं एक ही इंसान हूं तो डीपी ना एक इंसान को एक ही डीपीआईएन मिल सकता है। डीपीआईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपकी पहचान होती है। जैसे आधार, आपकी आधार आपकी पहचान, आपका आधार आपकी पहचान होती है ना, आधार नंबर। सेम उसी तरह से जो आपका डीपीआईएन होता है ना, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपकी पहचान है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड विद दैट डीपीआईएन यू कैन बिकम द डीपी ऑफ एनी एलएलपी। और एक बात ध्यान से सुनना, आपको पता है डीपीआईएन और डिन सेम होता है, यानी कि अगर आपने कंपनीज एक्ट के अंदर डिन ऑब्टेन किया है तो इट कैन एक्ट एज डीपीआईएन ऑल्सो, और अगर आपने एलएलपी एक्ट के अंदर डीपीआईएन ऑब्टेन किया है तो इट कैन बी यूज्ड एज डिन ऑल्सो। यानी कि अगर आपने डिन ले लिया है तो डीपीआईएन लेने की जरूरत नहीं है, डीपीआईएन ले लिया तो डिन लेने की जरूरत नहीं है। इट कैन एक्ट एज बोथ, इट कैन एक्ट एज डिन ऑल्सो, इट कैन एक्ट एज डीपीआईएन ऑल्सो। एक तीर से दो निशाने। सॉरी, मैंने खुद को मार लिया। ओके, मेरे हाथ चलते रहते हैं। ओके नेवर माइंड। तो एक तीर से दो निशाने। आप क्या बोल रही थी मैं?
हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अगर आपने डिन ऑप्टेन किया है तो आपको डीपीआईएन ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं है, और इट कैन एक्ट एज डीपीआईएन ऑल्सो। बट अगर आपके पास डिन नहीं है तो आपको डीपीआईएन लेना होगा, आपको डीपीआईएन लेना होगा। एंड बिना डीपीआईएन लिए आप किसी भी एलएलपी का डीपी नहीं बन सकते, आप किसी भी एलएलपी का डीपी नहीं बन सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एवरी डीपी शैल ऑब्टेन डीपीआईएन। आपको किसी भी एलएलपी का डीपी बनना है तो यू हैव टू ऑब्टेन डीपीआईएन एंड यू शैल कोट इट व्हाइल साइनिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स इन द कैपेसिटी ऑफ डीपी। और आपको डीपी बनने से पहले डीपीआईएन लेना होगा, यू हैव टू ऑब्टेन डीपीआईएन एंड देन यू हैव टू। और जिस भी डॉक्यूमेंट में आप साइन करोगे ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एज अ डीपी आप जिस भी डॉक्यूमेंट में साइन करोगे ना वहां पर आपको अपना डीपीआईएन भी मेंशन करना होगा, यू हैव टू मेंशन योर डीपीआईएन नंबर ऑल्सो। जैसे मान के चलो ये डॉक्यूमेंट है, आप इस डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे फॉर और इन बिहाफ ऑफ 3 इडियट्स एलएलपी। आप ये बता रहे हो कि आप 3 इडियट्स एलएलपी के बिहाफ में साइन कर रहे हो। यस, एसडी आपका साइन, रैंचो रैंचो रैंचो, और फिर यहाँ पर अपना डीपीआईएन मेंशन कर दोगे, ठीक है। आप अपना यहाँ डीपीआईएन नंबर मेंशन कर दोगे। तो यहाँ पर आपको जिस भी डॉक्यूमेंट में आप अपना साइन करते हो ना तो उस डॉक्यूमेंट में आपको अपना डीपीआईएन भी मेंशन करना होता है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। पार्टनर्स के बारे में अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ ले, कुछ और बेसिक पॉइंट्स बचे हैं, जैसे कि मैम एक बेसिक सी बात लिखी हुई है, मान के चलो अगर किसी डीपी की वैकेंसी हो जाती है, वैकेंसी यानी कि वो छोड़ के चल जाता है, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, सॉरी डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, इंसैनिटी हो गया, या रिजाइन रिजाइन कर दिया, कोई डीपी छोड़ के चला गया, हो सकता है ना अचानक से मर गया, टपक गया, ऊपर चला गया भगवान के पास, तो वैकेंसी हो गई ना, तो उसकी जगह हमें किसी और को भी तो अपॉइंट करना होगा ना, राइट। तो आपको सबसे पहले बताएं कि जब भी वैकेंसी होती है तो उसकी जगह आप किसी और डीपी को अपॉइंट करते हो, और फिर वो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू इन्फॉर्म आरओसी अबाउट सच वैकेंसी, एंड उसकी जगह आप किसी और डीपी को अपॉइंट करोगे तो उसमें भी आपको आरओसी को बताना होता है। इस पॉइंट को कराने के पहले मैं आपको दूसरा पॉइंट कराना चाहती हूँ। यहां पर आ जाओ नेक्स्ट पेज के फर्स्ट पॉइंट में कि अपॉन द एडमिशन और सिजेशन ऑफ अ पर्सन एज अ पार्टनर, कोई भी बंदा पार्टनर बनता है या पार्टनरशिप छोड़ता है तो हमें एक नोटिस आरओसी को फाइल करना होता है विद इन 30 डेज इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। और फॉर्म कौन सा पता है, मैं आपको बताऊंगी। फॉर्म है, फॉर्म है, यहाँ पर आप लिख लो, वैसे ये आगे जाके फिर से अपन पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसका फॉर्म है फॉर्म 4 फॉर्म 4। रूल्स में फॉर्म नंबर दिया हुआ है कि अगर देर इज अ चेंज इन पार्टनर, कोई भी पार्टनर बनता है या पार्टनर बनता है या पार्टनरशिप उसका सीज होता है यानी पार्टनरशिप से हटता है, तो वो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है 30 डेज के अंदर अंदर इन ई फॉर्म 4। ये फॉर्म नंबर बाद में भी आएगा, चिंता मत करो, बाद में भी आएगा। तो अगर एडमिशन या सिजेशन हो रहा है किसी पार्टनर का, यानी कि कोई बंदा पार्टनर बन रहा है या पार्टनरशिप से हट रहा है, तो आपको आरओसी को बताना होगा, आरओसी को। मैम यहाँ भी हमें आरओसी को बताना होता है, हाँ। अगर चेंज इन पार्टनर हो रहा है ना तो आपको आरओसी को बताना होगा। अगर पार्टनर बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, अगर पार्टनर बदल रहा है तो आपको आरओसी को बताना होगा एक फॉर्म फाइल करके। कौन सा फॉर्म फाइल करके? ई फॉर्म 4 आपको फाइल करना होगा आरओसी को कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना होगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस। सिमिलरली अगर पार्टनर्स का एड्रेस या नाम चेंज होता है ना तो वो नोटिस भी आपको आरओसी को 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है। मैम अगर पार्टनर्स के नाम या एड्रेस में भी कोई चेंज होता है ना तो यू हैव टू गिव अ नोटिस टू आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज। अगर पार्टनर के नाम या एड्रेस में भी कोई चेंज होता है ना तो वो भी अपन को आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है बाई फाइलिंग अ फॉर्म विद इन 30 डेज, ठीक है। ये छोटी सी बात थी। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अपन डीपी के वैकेंसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन पार्टनर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर डीपी चेंज होता है तो डीपी चेंज होता है तो भी आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। सेम आरओसी कौन से फॉर्म में? बाई फाइलिंग फॉर्म
बाय फाइलिंग ई फॉर्म 4। मैम, चाहे पार्टनर में चेंज हो चाहे डीपी में चेंज हो, दोनों केस में आपको आरओसी को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होता है बाय फाइलिंग ई फॉर्म 4। ध्यान रखना, चाहे पार्टनर आए जाए चाहे डीपी आए जाए, एकदम इजी करके बता रही हूं, चाहे पार्टनर आए चाहे पार्टनर जाए, चाहे डीपी आए चाहे डीपी जाए, दोनों केस में, चारों केस में इनफैक्ट आपको 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा बाय फाइलिंग फॉर्म ई फॉर्म 4, by filing a form which is your e-form 4, by filing a form which is your e-form 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो कंपनी के केस में आरओसी है ना, वही आरओसी एलएलपी के लिए भी आरओसी होती है। मतलब जो कंपनी के लिए गवर्नमेंट बॉडी कौन है, एमसीए, आरडी, आरओसी, एलएलपी के लिए भी सेम है। जिस तरह से आप कंपनी में डॉक्यूमेंट्स किसको फाइल करते हो, आरओसी को, तो एलएलपी को भी सेम आरओसी जो है वही एलएलपी के लिए भी एज एन रजिस्ट्रार एक्ट करती है, और आपको आरओसी को ही एलएलपी के भी सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। ठीक है, अब मैम अगर कोई पार्टनर या डीपी रिजाइन करना चाहता है तो कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, एलएलपी को नोटिस देके। अगर मान के चलो कि तुषार जो है वो आईएसी एलएलपी का डीपी है या पार्टनर है, अब उसको रिजाइन करना है, उसको अब कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अब उसको नहीं एक्ट करना है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसको रिजाइन करना है, तो क्या आप रिजाइन कर सकते हो? द आंसर इज यस, आप रिजाइन कर सकते हो। यस, यू कैन रिजाइन बाय गिविंग अ मिनिमम बाय, एंड अगर आप रिजाइन करते हो तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको एलएलपी को नोटिस देना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि क्या कोई पार्टनर रिजाइन कर सकता है? द आंसर इज यस, आप रिजाइन कर सकते हैं। सो अ पार्टनर मे रिजाइन फ्रॉम एलएलपी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द एलएलपी। 30 दिन का आपको नोटिस देना होगा तो जाके आप रिजाइन कर सकते हो। कम से कम 30 दिन का नोटिस पीरियड होगा, उसके बाद ही आप रिजाइन कर सकते हो। तो क्या कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर रिजाइन कर सकता है? यस, बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ मैक्सिमम बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ मिनिमम 30 डेज, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम नॉट मैक्सिमम। कम से कम 30 दिन पहले नोटिस देना होगा आपको, तो जाके 30 दिन के बाद ही फिर आप रिजाइन कर सकते हो। कम से कम 30 दिन का आपको एलएलपी को नोटिस देना होगा, उसके बाद आप रिजाइन कर सकते हो। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, यहां पर आप लिखो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर और डीपी। आप कब कब पार्टनर या डीपी नहीं बन सकते? नो पर्सन कैन कंटिन्यू टू बी द पार्टनर। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ऑफ कोर्स, मरने के बाद क्या उसकी आत्मा डीपी बनेगी, पार्टनर बनेगी? तो ये दिस आर डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर ये चारों में से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाती है तो यू कैन नो लॉन्गर एक्ट एज अ पार्टनर और डीपी, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम द पार्टनर और डीपी। डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप कब कब पार्टनर से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो? नाउ यू आर नो मोर अ पार्टनर, ऑफ कोर्स डेथ हो जाता है तो, या फिर एलएलपी डिसॉल्व हो गई, एलएलपी डिसॉल्व हो गई मतलब पूरी एलएलपी ही बंद हो गई, तो अब आप पार्टनर कैसे रहोगे? न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो माय डियर, अगर एलएलपी ही नहीं है, एलएलपी डिसॉल्व हो गई, तो आप उसके पार्टनर कैसे बनोगे? भाई एलएलपी नहीं है, पार्टनर कैसे बनोगे? So you cannot continue to be a partner, or you will disqualified to become a partner upon death or upon disqualification, or if you are declared insolvent or you have applied to be adjudicated as insolvent। कोर्ट ने या तो आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया या फिर आपने कोर्ट में अप्लाई किया है टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जब आप हो जाते हो ना, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करने के पावर नहीं बचते हैं, तो उसके बाद यू कैन नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनर और अ डीपी इफ यू बिकम इंसॉल्वेंट, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नेक्स्ट, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो तो, अनसाउंड माइंड यानी पागल, पगला, हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। अनसाउंड माइंड यानी इनसेन, पागल, वो आप डीपी या पार्टनर नहीं बन सकते। डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, इंसैनिटी यानी अनसाउंड माइंड, ये चारों केस में यू विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बिकम द पार्टनर और डीपी। आर वी क्लियर विद दिस? दिस वाज अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि द सेसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी does not itself discharge him from the obligation, yes, owed to the LLP or other partners incurred while during a partner। यहाँ पर एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है कि जस्ट बिकॉज अगर आप किसी पार्टनरशिप से रिजाइन कर देते हो या छोड़ के चल जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब लाइबल नहीं रहोगे। यू स्टिल रिमेन लाइबल फॉर दोज एक्ट्स विच हैपेंड व्हेन यू आर पार्टनर। मान के चलो कि अगर आप 2000 इस साल 2024 में पार्टनर हो, अगले साल 2025 में आपने पार्टनरशिप छोड़ दी, तो पार्टनरशिप छोड़ने के बाद आपका अब कोई रिश्ता नाता नहीं रहा क्या? अब आप लायबल नहीं रहोगे? ऐसा नहीं है,
आप अभी भी पार्टनरशिप छोड़ने के बाद भी आप लायबल रहोगे उन कांड के लिए जो आपके रहते रहते हुआ था। 2024 में आप थे ना, तो 2024 में जो कांड हुआ है, जो कंपनी ने लोन लिया है, जो एक्टिविटीज किया है, उसके लिए आप आज भी लायबल होगे, भले ही आपने पार्टनरशिप छोड़ के चले गए हो तो भी। आर वी क्लियर विद दिस? ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिखा था। तो अभी अपन पार्टनर्स और डीपी के बारे में पढ़ रहे हैं। यस, 2 लाइन और, 2 लाइन और। यस, आपको जैसा कि पता है एलएलपी के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए जो एलएलपी की उधार है उसको सिर्फ एलएलपी की प्रॉपर्टी से दिया जाता है, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं। एलएलपी का उधार है तो एलएलपी ही लायबल होगा, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी उसके लिए लायबल नहीं होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक बात बोली गई कि लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी आर मेट आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। जो एलएलपी की लाइबिलिटी होती है उसको आप सिर्फ एलएलपी की ही प्रॉपर्टी से पे कर सकते हो, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं। नॉट फ्रॉम पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं दे सकते, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पर लिखा है नो पार्टनर इज पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये उसी बात को लिख दिया है, यहाँ पर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी बता रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट बता रहा है कि एलएलपी के उधार के लिए पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे। यहाँ पर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट बता रहा है कि एलएलपी की लाइबिलिटीज के लिए, एलएलपी के उधार के लिए सिर्फ एलएलपी ही लायबल होगी, पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एलएलपी के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिसयूज करोगे, क्योंकि एलएलपी एक सेपरेट एंटिटी है, पार्टनर सेपरेट है, इसीलिए एलएलपी के उधार के लिए पार्टनर्स लायबल नहीं होते हैं। लेकिन इसका यूज आप जेन्युइन पर्पस के लिए यूज करो, नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज करो। अगर आप इसका मिसयूज करोगे फ्रॉड करने के लिए तो हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे। अगर आप फ्रॉड करोगे, गलत काम करोगे, अनजस्टिस करोगे, इलीगल काम करोगे तो हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे, और उस केस में पार्टनर्स विल बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। सेम कंसेप्ट कंपनी के केस में था, जिसको अपन बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। समझ में आया? तो यहाँ पर वैसे तो बोला गया है कि ऑफ कोर्स एलएलपी के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन अगर कंपनी को एलएलपी कोई भी पार्टनर्स कोई भी फ्रॉडुलेंट काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उस केस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा, और उस केस में पार्टनर्स कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी। आर वी क्लियर विद दिस? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, however where any partner act in a fraudulent intent or fraudulent purpose, अगर पार्टनर्स फ्रॉडुलेंटली एक्ट करते हैं तो उस केस में दे कैन बी मेड पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। उस केस में उनकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड, उस केस में उनकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। लास्ट पॉइंट, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, याद करो, पार्टनरशिप के केस में ना हर पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं, हर पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट, एक दूसरे के प्रिंसिपल, यानी कि इसको म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट बोला जाता है कि एक के कांड के लिए दूसरा लायबल होगा। यानी कि मान के चलो, दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दो एग्जांपल ले लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। एक, ये तीनों पार्टनर्स हैं, ये तीनों एलएलपी हैं, ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, हम्म, मान के चलो कि ये तीनों पार्टनर्स हैं, सलमान खान, ठीक है, शाहरुख खान एंड सलमान खान, शाहरुख खान एंड जेठालाल, ठीक है, ये तीनों की एक पार्टनरशिप है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, मान के चलो ये तीनों हैं और ये तीनों पार्टनर्स हैं, ये तीनों कौन है, पार्टनर्स हैं, और ये तीनों की एक पार्टनरशिप फर्म है, और ये तीनों की एलएलपी है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट बता रही हूँ। मान के चलो ये तीनों की पार्टनरशिप फर्म है और ये तीनों के एलएलपी है, तो पार्टनरशिप फर्म में ना म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट होता है, म्यूचुअल एजेंसी।
म्यूचुअल एजेंसी यानी तीनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। यानी कि सलमान खान शाहरुख खान का एजेंट भी है, उसका प्रिंसिपल भी है। सलमान खान जेठालाल का प्रिंसिपल भी है, उसका एजेंट भी है। सेम गोज विथ शाहरुख खान। शाहरुख खान सलमान का प्रिंसिपल भी है, उसका एजेंट भी है, और जेठालाल का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। तो यहाँ पर ये लोग क्या हो जाएगा, ये लोग तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि एक के कांड के लिए दूसरा लायबल होगा, कि सड़क पे लात खाए पर गलती मेरी हो। यानी कि अगर अगर शाहरुख खान ने कुछ फ्रॉड कर दिया, अगर शाहरुख खान ने फ्रॉड कर दिया, गलत काम कर दिया, कांड कर दिया, कुछ कांड कर दिया, तो उसके लिए भाई सिर्फ शाहरुख ही लायबल नहीं होगा, क्योंकि सलमान और जेठा उसके प्रिंसिपल्स हैं। तो एक ने कांड किया तो सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट होता है कि एक के कांड के लिए सारे लायबल हो जाएंगे, तीनों लायबल हो जाएंगे। लेकिन एलएलपी के केस में पार्टनर्स आर नॉट द एजेंट ऑफ ईच अदर। यानी रैंचो राजू का एजेंट नहीं है, फरहान रैंचो का एजेंट नहीं है, यस, राजू इसका फरहान का एजेंट नहीं है। ये लोग सिर्फ एलएलपी के एजेंट हैं, ये लोग सिर्फ एजेंट ऑफ एलएलपी हैं, आपस में एक दूसरे के एजेंट नहीं है। यानी कि एक के कांड के लिए दूसरा लायबल नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एलएलपी का, जो पार्टनरशिप में नहीं होता है। पार्टनरशिप में हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है, हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल होता है, यानी एक के कांड के लिए दूसरे को लायबल ठहराया जाता है। लेकिन एलएलपी के केस में ये तीनों एक दूसरे के एजेंट नहीं है। लाइक राजू इज नॉट द एजेंट ऑफ रेंचो, राजू इज नॉट द एजेंट ऑफ फरहान, राजू इज ओनली द एजेंट ऑफ थ्री इडियट्स एलएलपी। सेम गोज विथ रैंचो, रैंचो इज नॉट द एजेंट ऑफ राजू, रैंचो इज नॉट द एजेंट ऑफ फरहान, रैंचो इज द ओनली एजेंट ऑफ एलएलपी। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब ये है कि अगर राजू ने कोई कांड कर दिया, राजू ने कोई फ्रॉड कर दिया, तो उसके फ्रॉड के लिए सिर्फ राजू ही लायबल होगा, ये दोनों लायबल नहीं होंगे, क्योंकि दीज टू आर नॉट द एजेंट और प्रिंसिपल ऑफ राजू। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है एलएलपी के केस में। एलएलपी के केस में ना पार्टनर्स आर नॉट द एजेंट ऑफ ईच अदर, पार्टनर्स आर ओनली द एजेंट ऑफ एलएलपी। ये तीनों सिर्फ एलएलपी के एजेंट है, ये लोग आपस में एक दूसरे के एजेंट नहीं है। यहाँ पर यही वाली बात लिखी हुई है लास्ट पॉइंट, कि एवरी पार्टनर इज नॉट द एजेंट ऑफ एलएलपी, इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट पार्टनर्स इन एन एलएलपी। जल्दी से बताओ आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, एक और लेक्चर लगेगा हमें एलएलपी कंप्लीट करने में। बेसिक था ना, आज तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज कल हमारा 2 आवर्स में एलएलपी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी पढ़ना है, नेम रिजर्वेशन पढ़ना है, नेम चेंज और पार्टनर्स चेंज, बेसिक चीजें, एनुअल फाइलिंग वगैरह पढ़ना है। और कल हमारा एलएलपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और परसों से हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। जल्दी से मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे एनी डाउट, कोई डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? कौन सा वाला? म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन पार्टनर। आप चले गए थे दिव्या, दिव्या आप चले गए थे, आप क्लास एंड कर दिए थे उस टाइम पे। आप बैकअप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आप बीच में ज्वाइन किए इसलिए आपको नहीं समझ में आया, आप बीच में क्लास लीव कर दिए थे म्यूचुअल एजेंसी जब मैं समझा रही थी, इसलिए आपको नहीं समझ में आया। आप ऑब्वियसली आप नहीं थे ज्वाइन, तो अब आप दोबारा नहीं बोल सकते मैम अभी समझाओ, राइट? आप वापस से आप जब लेक्चर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है? और क्लास को ऐसे बीच में एंड मत करना। अगर आपको कुछ अर्जेंसी आ जाती है, आप क्लास लीव करते हो, तो चैट बॉक्स में एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, उसके बाद आप जाना, ठीक है? यस तुषार बोलो। मैम हर चैप्टर को रिवाइज कैसे करें? एक चैप्टर आपने पढ़ा दिया, उसके बाद हम कैसे उसे रिवाइज देखो, लिख कर करें, लर्न करके कैसे? लर्न करके ही करना पड़ेगा। मैं तो बोल रही हूँ मटेरियल पढ़ो, शॉर्ट नोट्स आर देयर, बट शॉर्ट नोट्स के पीछे मत जाओ। शॉर्ट नोट्स आर ओनली फॉर रिवीजन 1 डे बिफोर एग्जाम, जब आपके पास मटेरियल पढ़ने का टाइम नहीं होता है डेली। अब आप मार्किंग कर रहे हो बुक में, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। अब जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो अपन ने हाईलाइट किए हैं ना, तो क्लास के साथ साथ आपको हाईलाइट करनी है, क्लास के साथ साथ आपको अंडरलाइन करनी है, राइट? क्लास के साथ साथ आपको अंडरलाइन और हाईलाइट करनी पड़ेंगी, और मटेरियल रीड कर करके हाईलाइट करो। यही सेम पेज अगर आप 2 बार पढ़ लोगे ना, पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार पढ़ने में हो सकता है 15 मिनट लग जाए, दूसरी बार सेम यही वाला पेज रिवाइज करोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा, तीसरी बार आप ये वाला पेज रिवाइज करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। वो होता है पावर मल्टीपल रिविजन्स का। तो आप बुक से ही रिवाइज करो। कैसे? मार्किंग, क्लास के टाइम पे मार्किंग करो, बिना मार्किंग किए मटेरियल से रिवाइज नहीं होगा। तो क्लास के साथ साथ आप मार्किंग करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करो, और
उसी चीज को मटेरियल से रिवाइज करते जाओ। जब उसी पेज को आप बार बार देखोगे ना, तो हर रिवीजन में आपको कम टाइम लगेगा रिवाइज करने में। ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ने में आधी घंटा लगा तो दूसरी बार भी पढ़ने में आधी घंटा लगेगा, दूसरी बार 15 मिनट में हो जाएगा वो पेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। यस मैम। तो बुक से ही रिवाइज करो डेली। जो जो अपन पढ़ते जाते हैं, जो लेसन कंप्लीट हो जाता है, उस पूरे लेसन को एक बार बुक से गो थ्रू कर लो। और बुक की लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम ज्यादा आप अपने मन से बना के कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लीगल लैंग्वेज फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए गिव 100% इंपॉर्टेंस टू रीडिंग ICSI स्टडी मटेरियल और जो भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो। SBI तो अपन हमारे मटेरियल से पढ़, कंपनी लॉ हमारे मटेरियल से पढ़ रहे हैं, SBI ICSI स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, तो इससे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा दिव्या, आपका इंटरनेट चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा 15 मिनट का आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लोगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपका। हाँ, आपके एरिया पे इंटरनेट जाता है, कोई इशू नहीं है। आप छोटा सा लास्ट मिनट का मैं अभी अपलोड कर देती हूँ बैकअप, आप बैकअप देख लेना, तो उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ अपन आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। इसको रिवाइज करके आना, कल LLP कंप्लीट हो जाएगा, तो आज जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करके आना। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। सी यू ऑल टुमारो 9 बजे कंपनी लॉ के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।